हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज हम डिस्कस करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जहां पर हम जानेंगे वर्ण सिस्टम के बारे में। बुद्ध काल में किस तरह का सोसाइटी था, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, क्या हमें स्टेटस दिखाई देता है विमेन का या फिर अदर कैटेगरी का। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले करेंगे हम क्विकली रिवाइज, यानी अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसे फटाफट रिवीजन दे लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कितने हमारे बोल सकते हैं क्रोनोलॉजी वाइज चैप्टर कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था? सबसे पहले हमने जाना था आपका स्टोन एज के बारे में, या फिर जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, पाषाण काल कहते हैं। स्टोन एज के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था बच्चों वैदिक एज के बारे में, या फिर जिसे आप वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके दो पीरियड को हमने पढ़ा था, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, लेटर वैदिक टाइम पीरियड। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े और हमने जाना किसके, महाजनपद के बारे में। और हमने डिस्कस किया टोटल 16 महाजनपद हमें दिखाई देते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उसी महाजनपद में से एक जिसका नाम था मगध, वो किस तरह एम्पायर में कन्वर्ट हुआ वो हमने डिस्कस करा था। मगध पे वन बाय वन हमें कौन रूल करते हुए दिखाई देते, तो तीन डायनेस्टीज हम डिस्कस करते हैं, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड द लास्ट वन जिसे हम बोलते हैं नंद डायनेस्टी। ओके, फिर हम बढ़ते हैं इसी मगध महाजनपद या महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड था, इसी समय हमें दो धर्म दिखाई देते हैं, एक जिसे आप बोलते हैं बुद्धिज्म और सेकेंड वन जिसे आप क्या बोलते हैं, जैनिज्म बोलते हैं। तो यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टाइम पीरियड दिखाई देता है वो किसका, मौर्यंस का दिखाई देता है, जहां पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंदुसार पढ़ेंगे, फिर अशोका पढ़ेंगे। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल करने वाले थे उसके पहले हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पर कौन रूल कर रहा था, नंद डायनेस्टी का रूलर जिसका नाम था धनानंद। और हमने देखा था कि किस तरह से धनानंद के टाइम पीरियड में किसका इन्वेजन होता है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था या सिकंदर का अटैक हुआ था, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। सिकंदर के पहले किसका अटैक हुआ था, तो सबसे पहले ईरानियों का अटैक हुआ था, फिर यूनानी यानी सिकंदर का अटैक हुआ था। किस तरह से ये आए इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर, सबसे पहले ईरानियों ने रूल किया था, फिर यूनानियों ने रूल किया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वैसे अगर हम एरा वाइज बताएं या टाइम पीरियड की बात करें तो इसके बाद तो हमारा क्या चालू होना चाहिए, इसके बाद स्टार्ट होना चाहिए मौर्यन एम्पायर। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है बुक में वो मौर्यन एम्पायर के बारे में नहीं बात कर रहा है। अभी वो ये जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड था, बुद्ध काल, जैन काल वाला, ये जो 600 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड था, यहां पर आपने महाजनपद पढ़ा, मगध का एम्पायर में कन्वर्ट होते हुए पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, जैनिज्म के बारे में पढ़ा, और इसी टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्ट में किस तरह से इन्वेजन्स हो रहे हैं वो भी हमने डिस्कस करा। अभी इतने पे ही नहीं रुकेगा, बुक में एक चैप्टर और इसी टाइम पीरियड के बारे में ऐड कर दिया है जो बेसिकली इस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, इनके बारे में बता रही है। अब आप बोलोगे जी ये क्या है और इसके बारे में क्या हमें जानना जरूरी है? बिल्कुल। देखो, इसके पहले तक जो टाइम पीरियड था, जैसे स्टोन एज में हम क्या थे, हम बेसिकली खाद्य संग्राहक, शिकारी थे। वहां से हम किस में कन्वर्ट हुए, पशुपालक और उत्पादक के रूप में। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है सोसाइटी इकोनॉमी का। बेसिकली ये सर्वाइवर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने सोसाइटी वगैरह काफी कुछ देखा, लेकिन फिर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है क्योंकि अभी तक इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्यों को देखकर बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वैदिक एज। वैदिक एज का आपको पता है कि कैसा स्ट्रक्चर था, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड रूरल टाइप का स्ट्रक्चर था, कोई प्रॉपर हमें ढांचा नहीं दिखाई देता है प्रशासन का, समाज, अर्थव्यवस्था का। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ढांचा डेवलप होना चालू होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं थी, इस वजह से एक बहुत बड़ा राज्य या फिर सेना या टैक्सेशन सिस्टम ये सब हमें नहीं दिखाई देता है, तो प्रशासन का ढांचा वैसा बन नहीं पाता है। तो अब हम आ जाते हैं महाजनपद टाइम पीरियड। ये जो महाजनपद वाला काल होता है ना, जब हम 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस करते हैं,
ये वो टाइम पीरियड था जब प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, उत्पादकता बढ़ने लगती है, पैसे आएंगे तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो प्रॉपर स्थायी सेना, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी जाएगी, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, जैसे राजा के दरबार में होते, क्योंकि अब राजा के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो वो वेतन पर नए नए अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, वो हमें किस समय दिखाई देता है, महाजनपद टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा चीजों को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, पकड़ कर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से हम पैरेलल कंपैरिजन चालू करेंगे। कैसे? जैसे महाजनपद टाइम पीरियड है, फिर हम पढ़ेंगे मौर्यंस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड, फिर हम जाएंगे गुप्तास के बारे में, फिर हम जाएंगे पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड। तो अब यूपीएससी मेंस का अगर आप जीएस पेपर 1 देखो, जैसे अभी एक दो बच्चों ने बोला था कि मैम इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बच्चे ने कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन की बात करी थी, वो क्वेश्चन का आंसर हमारे प्रीवियस चैप्टर में मैंने बता रखा है। ठीक है, मतलब वो टॉपिक हमने वहां पे कवर किया हुआ है। जल्दी मैं आपका डाउट सेशन लाऊंगी तो वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से हम आपके डाउट्स डायरेक्टली बोर्ड पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अब यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि पैरेलली समाज में क्या चेंज आया या अर्थव्यवस्था में क्या चेंज आया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है कि मौर्यंस का समाज, नहीं, ये पूछेगा प्राचीन इतिहास में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसने किस तरह से उसे हम किस तरह से वर्तमान समय में देख सकते हैं, या किस तरह से हम हमारे वर्तमान समाज को प्रभावित करता है, या कौन कौन सी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी जो आज भी हमें वर्तमान समाज में दिखाई देता है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इकोनॉमी को लेकर पूछ सकता है, प्रशासन को लेकर पूछ सकता है, कूटनीतिज्ञ को लेकर पूछ सकता है, विदेश नीति को लेकर पूछ सकता है। तो बेसिकली अब जो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं ना, सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीजें आपको एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़नी है। अभी हम पढ़ रहे हैं महाजनपद वाला, इसके बाद जब मैं मौर्यंस का पढ़ाऊंगी तो आपको चेंज को समझना होगा कि महाजनपद में जो चीजें थी मौर्यंस में किस तरह से चेंज हुई, फिर मौर्यंस के बाद गुप्ताज में कैसे चेंज हुई, पोस्ट मौर्यन में, फिर गुप्ताज के टाइम पीरियड में क्या चेंज हुआ। अब समाज की व्यवस्था जटिल हो रही है कि सरल हो रही है, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो रही है, कब खराब हो रही है, कब फिर अच्छी हो रही है, ये पढ़ना होगा। जो हमारे दलित वर्ग है उनकी स्थिति पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दलित वाला कंसेप्ट तो बाद में आता है, शूद्र अगर आप बोलो, या फिर बात करें हम कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, कूटनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, धर्म है, इन सब में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंज को आपको समझना है तो लिंक करना जरूरी होगा। ठीक है, तो जो भी आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ना, इसको इस तरह से फ्रेम करना है कि अभी के लिए तो ठीक है, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर, तो मौर्यंस के टाइम पीरियड का क्या समाज था, अर्थव्यवस्था था, वो सब ये याद रहेगा और इससे आपको कंपेयर करना है। अच्छा, इस चीज में हमें अपवर्ड दिखाई दे रहा है ग्राफ, यहाँ पे हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है ग्राफ का, आप समझ पा रहे हैं? तो ये आपको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड रहने वाला है। चलिए हम आगे चलते हैं, बाकी हमारे बैचेस की इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एक प्रॉपर प्लान मैनर में प्रिपरेशन के लिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम क्या कोचिंग लेना जरूरी है, मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे। तो देखो, कोचिंग लेना, जैसे आप चाहे यहाँ पर पढ़े ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे या फिर पेड बैचेस में पढ़े, बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, और बीमारी है और आपको पता है मार्केट में सारी दवाएं अवेलेबल है, तो ऐसा तो नहीं जाके कोई भी दवाई खा लोगे, नहीं, आपको एक डॉक्टर चाहिए जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि ये मेडिसिन आपको लेना चाहिए, ये आपके ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, या फिर आपको मेडिसिन पता भी है फिर भी आप रैंडम ले रहे हो, लेकिन साथ में हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स भी है बॉडी में जो हमें नहीं पता है क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमें पता भी है कि ये सारी बुक यूपीएससी के लिए है, लेकिन अब कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर कौन है? टीचर्स ही आपके डॉक्टर होते हैं, बेसिकली आपको गाइड करते हैं। और उससे क्या होता है, फर्क सिर्फ इतना पढ़ना है, देखो निकालोगे एग्जाम आप खुद ही, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, 80% मेहनत सारी आपकी होती है, लेकिन वो अगर आप बिना
बिना किसी गुरु के मेहनत कर रहे हो, बिना किसी गाइडेंस के मेहनत कर रहे हो, गुरु कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई और हो जिसने जिसने सिविल्स का एग्जाम दिया वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो बिना किसी गाइडेंस के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है कि आप जो आपका मेन टारगेट था ना उससे भटक के किसी अलग ही दिशा में एक ही सब्जेक्ट पे पीएचडी करने लग जाओ, है ना। तो एक सही अप्रोच के साथ, कम समय में, कम एनर्जी के साथ में जो एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए ही बस ये सारे बैचेस होते हैं, आपका हेल्प करना। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। बुद्ध काल का मतलब आप समझ गए, ये 600 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहा है कि इस समय हमें किस तरीके का स्टेट वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, या किस तरीके का हमें वर्ण समाज दिखाई दे रहा था। वर्ण समाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, हमने पढ़ा था कब बच्चों, वैदिक टाइम पीरियड में वर्ण व्यवस्था लाई गई थी। सबसे पहले अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जहां पर ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, यानी कि आपके काम के आधार पर था, और फिर हमने पढ़ा था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जहां पर ये बाय बर्थ हो गया था, यानी कि जन्म के आधार पर हो गया था। ठीक है, अब ये बात कर रहा है बुद्ध काल में राज्य कैसा था, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा था, यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास, और इसी टाइम पीरियड में वर्ण व्यवस्था का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो जल्दी से हम फटाफट देख लेते हैं, बहुत सुंदर सा चैप्टर है कंसेप्ट वाइज। द्वितीय नगरीकरण, यहां पे बोल रहा है कि दोबारा नगरीकरण वाली स्थिति हमें बनते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अब यहां पर द्वितीय नगरीकरण का क्या मतलब है, क्या पहले भी नगरीकरण हो चुका था? तो फटाफट क्रोनोलॉजी देखो। सबसे पहले क्या था आपका स्टोन एज। स्टोन एज में तो कोई नगर जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं था, ये तो इधर उधर भटक के रहते थे। फिर हम आ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश की या फिर विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, यानी ये किस तरह की सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक बार पहले भी भारत में नगर बन चुका है, कहां पर, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र था सिंधु नदी के आसपास, यहां पर हमें नगर बनते हुए दिखाई देता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं वैदिक एज। वैदिक एज में क्या था, नगर नहीं, ये पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। चाहे हम अर्ली वैदिक की बात करें, चाहे हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड की बात करें, उसका रीजन था प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी, तो कैसे प्रॉपर टैक्स लगता और क्या चीजें डेवलप हो पाती। फिर हम आ जाते हैं महाजनपद वाले टाइम पीरियड में। यहां पर हमें पता लगा कि यही जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोग इस गंगा यमुना दोआब और गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में जाकर बसते हैं। यहाँ पर लोहे के फाल का प्रयोग, यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग, यहाँ पर जो कच्चे माल मिल रहे थे जैसे कि आयरन ओर वगैरह, उसका प्रयोग करके कैसे इन्होंने अपनी उत्पादकता बढ़ा ली, और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के बाद से जब ज्यादा पैदावार होगा तो टैक्स लगेगा। ये सारा स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखाई देता है, और फिर पता लगता है कि इस वाले क्षेत्र में बड़े बड़े राज्य बनते हुए हमें दिखाई देते हैं, और वो हमें नगर वाला ढांचा दिखाई देता है। तो यहां पर यही बोल रहा है द्वितीय नगरीकरण। आप समझ पाए द्वितीय नगरीकरण का क्या मतलब है, कि इस नगरीकरण के बाद वापस से ग्रामीण वाला समाज आया, और वापस से हमें नगरीकरण दिखाई देता है बुद्ध काल में। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरी भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, एक्चुअली ये जो दूसरी बार नगरीकरण आता है ये किधर आता है, तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहीं पर यहाँ के लोग जो थे ना, ज्यादातर हमें दिखाई दे रहा था कि जो शूद्र थे, जो वैश्य थे, उनको इस क्षेत्र में भेजा जा रहा था बसाव के लिए। ठीक है, उनको भेजा जा रहा था कि तुम भाई यहाँ पे कटाई करो और खेती करो, और धीरे धीरे हमें पता लगता है खेती करके, व्यापार करके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के वो काफी प्रॉस्पर हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो प्रॉस्पर हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएगा ये क्षेत्र, तो जब भी जो क्षेत्र समृद्ध होता है वहां पे क्या होता है, नगरीय ढांचा दिखाई देगा ना, तो खूब अच्छा यहाँ पे व्यापार चलता है, खूब अच्छा यहाँ पर उत्पादन होता है, तो बाद आगे चल के यहाँ के शासक वर्ग जो है वो नगर की स्थापना इधर करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो द्वितीय नगरीकरण है वो हमें किस वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। आज भी आप देखते हो उत्तर प्रदेश में कई बार डिमांड उठती है कि इसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, और इसके अलावा ये भी बात होती है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी संस्कृति, खान पान, काफी ज्यादा उसमें हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। खैर वो बात की बात है। तो बोल रहा है कि यूपी का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है और बिहार वाला रीजन है, यहां पर हम देखते हैं कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है बड़े लेवल पर। तो उत्तर भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, इसका चित्र पाली ग्रंथों और संस्कृत सूत्र साहित्य के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी किताब को पढ़कर पूरी हिस्ट्री लिख दी, नहीं। जब भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं वो दो चीजों को आधार बनाते हैं।
किताब को पढ़ेंगे, किताब में कुछ लिखा है कि वहां पर ऐसा ऐसा राज्य था, तो अब वो हिस्टोरियन देखेगा कि क्या क्या वहां से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अगर बुक में लिखा है इतना बड़ा महल था, तो क्या कोई ऐसे महल के अवशेष मिले? नहीं, इतने बड़े महल के तो अवशेष नहीं मिले, छोटे महल के अवशेष मिले। यानी बुक में लिखा है लेकिन अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो इस तरह से बीच का जो होता है ना, वो निकाल कर फिर हिस्टोरियन हिस्ट्री को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है हमारा जो राइटर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन की अगर हम बात करें कि इनका जीवन कैसा था, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? पाली ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म के साहित्य थे। हमने देखा था महात्मा बुद्ध ने आम लोगों की भाषा को ही अपनी उपदेश की भाषा, या आगे जो उनके साहित्य दिखाई देते वो भी उसी भाषा में चलते हुए दिखाई देते हैं। 1st सेंचुरी बीसी तक, पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक, क्योंकि उसके बाद से जब बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में टूटता है, हीनयान महायान, तो जो महायान वाला है ना, वो संस्कृत को प्रमोट करेगा। तो फिलहाल 600 से 1st सेंचुरी बीसी तक तो हमें दिखाई देता है कि जितने भी बौद्ध साहित्य है वो हमें पाली ग्रंथ में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो बोल रहा है कि यही महात्मा बुद्ध का क्षेत्र था, और यहाँ के जो पाली ग्रंथ है या फिर संस्कृत सूत्र साहित्य है, और साथ में जो पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे हमने इसकी पुष्टि की है, उनसे हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र के बारे में पता लगता है। क्या पता लगता है? ईसा पूर्व 6ठी सदी, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है NBPW, ठीक है, नदन ब्लैक पेंटेड वेयर। अब ये क्या बोल रहा है कि उत्तरी पॉलिशदार काला मृदभांड, ये वाला जो क्षेत्र था ना पूरा का पूरा, यहाँ पर हमें किस तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं? इस तरह के, ठीक है। उत्तरी मतलब नदन वाले रीजन में पाया जा रहा है, काला पॉलिशदार मृदभांड ये, और ये मिट्टी के बर्तन का ना जो बोलते हैं कि पीक लेवल, बड़े अच्छे तरीके से जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो हमें यही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। हमें पता लगता है कि 6th सेंचुरी बीसी में ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ पर इस तरीके के मिट्टी के बर्तन मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे बोला जाता है NBPW, ठीक है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओके, यह चमकीला था, चिकना था और उत्कृष्ट कोटि। उत्कृष्ट कोटि का मतलब है कि जो बनावट होगी ना वो बहुत ही अच्छे से, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बनाकर रख दिया, उच्च कोटि उत्कृष्ट कोटि के ये बनाए जा रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। धनवान लोगों द्वारा ये भोजपत्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी जो इसका यूज था वो बड़े लोग, अमीर लोग करते थे, किसके रूप में? भोजपत्र के रूप में। मृदभांड के साथ लोहे के उपकरण भी पाए जाते हैं। हमें पता लगता है कि इसी वाले रीजन में, ये जो पूरा नदन इंडिया वाला रीजन है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है, इन साहित्यों से हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक तो ये कॉमन चीज दिखाई दे रही है, और साथ ही यहाँ पर एक और कॉमन चीज दिखाई दे रही, वो क्या था? लोहे के उपकरण। लोहे के उपकरण भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसी काल में धातु मुद्रा का प्रचलन भी आरंभ हुआ कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में लोहे के औजार तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ धातु मुद्रा। अब धातु मुद्रा का क्या मतलब है? अभी तक मैंने कहीं भी ये मुद्रा या फिर करेंसी वर्ड यूज नहीं किया था, चाहे हम किसी भी टाइम पीरियड की बात करें। स्टोन एज में तो कोई मतलब ही नहीं था कि भाई मुद्रा वगैरह चले। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर हमें बड़े लेवल पर ट्रेड दिखाई देता है, व्यापार दिखाई देता है, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल। मिस्र मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड चल रहा था, लेकिन ये पूरा व्यापार जो था वो बार्टर सिस्टम पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान से ये व्यापार हो रहा था। इसमें कहीं से कहीं तक कोई हमें कॉइन, करेंसी कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम वैदिक एज। वैदिक एज तो वैसे ग्रामीण समाज था, इसमें मतलब ही नहीं, करेंसी का ट्रेड ना बराबर होता था, और जो थोड़ा बहुत व्यापार होता वो वस्तु विनिमय प्रणाली से हो जाता था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम महाजनपद वाला टाइम पीरियड या फिर 600 बीसी के आसपास। तो बोल रहे हैं कि जो बुक्स हैं इनसे हमें पता लगता है कि इस समय धातु मुद्रा यानी कि जो मेटल की करेंसी है वो भी चलना चालू हो गया था। ओके, तो बस राइटर यहाँ पर यही शुरुआत करता है कि हमें कुछ बौद्ध साहित्य, कुछ वैदिक साहित्यों से जानकारी मिलती है कि 600 ईसा पूर्व में ये जो पूरा उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है, स्पेशली
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें एक तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, काले पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन। इन क्षेत्र में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है लोहे के उपकरण। इन क्षेत्रों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है धातु मुद्रा। तो ये सारी स्थिति हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पकी ईंटों का प्रयोग भी ईसा पूर्व तीसरी सदी में शुरू हुआ। अब आप बोलोगे जी पकी ईंटें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होते हुए हमें दिखाई देता है, अलग अलग कारण इसके दिए जाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आई, ये तो कैसी थी, ग्रामीण समाज था। और वैदिक समाज में ये भी पता है कि पहले अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में यहाँ पर जब ये रहते थे सप्त सेंधा प्रदेश में, तो ना तो ये घर बनाते थे, ना ये एक जगह स्थायी रहते थे। ये कबीलाई समाज था और पशुचारक थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। हालांकि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जब ये खेती इनका मुख्य व्यवसाय बनता है, एक जगह सेटल होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इनका समाज ग्रामीण ही बना रहेगा। मतलब वही घास फूस मिट्टी इनके घर ये बनाकर रहते थे, झोपड़े टाइप के। अब बोल रहा है कि वापस से पक्की ईंटों का प्रयोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है 600 बीसी के आसपास। इन बुक से पता लगता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग धीरे धीरे चालू होगा और स्पेशली जो 3rd सेंचुरी बीसी है, यहाँ पर हमें पक्के ईंटों के जो बड़े बड़े घर बनते हुए दिखाई देंगे। उसके पहले तक ज्यादातर लकड़ी घास फूस इसी के हमें घर वगैरह दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे कि जी मुझे कैसे पता लगा या हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूरा का पूरा नगर हमें मिल गया नीचे से, क्यों, क्योंकि वो ईंटों का बना था। अब ईंट है, पत्थर है, जिसकी वजह से वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। चाहे हम बात करें धूप है, बारिश है, क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी है, किसी ने भी उसको इतना डैमेज नहीं पहुंचाया और वो आज तक सुरक्षित रह पाया। लेकिन क्योंकि इसके बाद का जो ये वाला टाइम पीरियड है वैदिक वाला, वहां पर हमें कोई ऐसा ढांचा वैदिक टाइम पीरियड का नहीं मिलता है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि वैदिक टाइम पीरियड के लोग जो है वो किस तरीके के मकान बनाते होंगे, तो मिट्टी लकड़ी घास फूस इनके जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें आगे चल के इवन मॉडर्न तक के एम्पायर में हमें लकड़ी का ही ढांचा मिलता है। बोल रहे हैं कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से जाकर हमें कुछ कुछ चीजें मिलनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर वापस से पकी ईंटों का प्रयोग चालू होगा। और जब पकी ईंटों से कोई भी स्मारक बनाया जाएगा, कोई महल बनाया जाएगा, तो वो भले ढह जाए लेकिन उसका कुछ अवशेष तो हमें मिलेगा ना। तो बस इस बेसिस पे हमें पता लगता है कि ये टाइम पीरियड में इस जगह पर पकी ईंटों का प्रयोग भी चालू हुआ। फिर बोल रहा है एनबीपीडब्ल्यू इसी काल में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। और बोल रहा है कि ये जो मिट्टी के बर्तन यूज हो रहे थे ना भारत के जिस क्षेत्र में, यहीं पर हमें द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। तो बोल रहा है कि हमने उस मिट्टी के बर्तन से अनुमान लगाया कि जिन जिन क्षेत्रों में वो पाया जा रहा है वहां वहां पर क्या होगा, नगरीकरण वाला ढांचा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस समय अनेक नगरों को खोद निकाला गया, जैसे कौशांबी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा। और ये जो टाइम पीरियड है ना, इस समय पे हमें बहुत सारे नगर दिखाई देते हैं। कौन कौन से नगर, तो बोल रहे हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे महाजनपद में। देखो पाटलिपुत्र है, बहुत फेमस नगर होता है। चंपा इधर दिखाई दे रही है, अंग की कैपिटल, वो बहुत फेमस नगर हो जाता है। वज्जी की कैपिटल वैशाली, ये बहुत फेमस नगर हो जाता है। इधर आ जाओ, हमें वाराणसी दिखाई दे रहा है। फिर आ जाओ ऊपर, कौशांबी दिखाई दे रहा है, सॉरी नीचे। तो ये सारे के सारे जो है ना फेमस सिटी हुए थे इस टाइम पीरियड के, ये आपको याद रखना है। घर अधिकांश कच्ची ईंट और लकड़ी के बने थे, जो संभवतः मध्य गंगा के मैदानों की नम जलवायु में नष्ट हो गए। अब देखो ये वाला जो बोल रहे हैं ना कि इस समय ये जितने भी हमें नगर बनते हुए दिखाई देते हैं और हमने इनकी पहचान कैसे की कि इन सभी जगह पे उसी तरह के मिट्टी के बर्तन, उसी तरह लोहे के उपकरण का प्रयोग हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने इनको डिसाइड किया कि ये सब वो क्षेत्र थे जहां पर नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। बाद में राइटर ये बोल रहा है कि नगरीकरण की भले शुरुआत हो चुकी थी लेकिन हमें बहुत अवशेष नहीं मिलते हैं, क्योंकि मानकर चल रहे कि अभी तक भी ये लोग किसका यूज करें, कच्ची ईंट और लकड़ी के मकानों का, तो वो जल्दी ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हालांकि 3rd सेंचुरी बीसी से हमें एविडेंसेस मिलने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बोलता है अनेक नगर शासन के मुख्यालय थे। बोल रहा है कि ज्यादातर जो सिटीज होती थी ना, वो वही होती थी जहां पर हेडक्वार्टर होता था, जो वहां का शासक होता था। फॉर एग्जाम्पल
पाटलिपुत्र एक बहुत फेमस सिटी हुआ, लेकिन ये पाटलिपुत्र कहां पर दिखाए क्या था? पाटलिपुत्र इस मगध की कैपिटल था। इसी तरह चंपा, चंपा एक सिटी हुआ, वो किसकी कैपिटल था? वो अंग की कैपिटल था। तो बस यहां पर राइटर यही बोलता है कि ज्यादातर नगर वो बन रहे हैं ना जो कि किसी भी राज्य का हेडक्वार्टर था, उसकी कैपिटल थी या फिर उसका मुख्यालय था। अब देखो मुख्यालय होगा तो जरूरी ही है कि वो सिटी में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो किसी भी, ये मगध है, मगध के राजा पाटलिपुत्र में रह रहे हैं, तो राजा पाटलिपुत्र में रह रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी राजा क्या रखेगी? सेना रखेगी। तो उसी जगह पर पाटलिपुत्र में बहुत बड़ी सेना रहने लगेगी और वो सेना के पास में एक फिक्स इनकम होगी, ठीक है। अब जब सेना रहेगी तो उसका परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो उस परिवार का अपना खर्चा होगा, मतलब वो खाने के लिए भी अनाज लेगी, वो बाजार से मिट्टी के बर्तन भी लेगी, वो कपड़े भी लेगी, वो खिलौने भी लेगी, औजार भी लेगी। तो अब वो सेना रह रही है वहां पर, तो उसके उपयोग की वस्तुएं जो देने वाले हैं वो भी वहां पर आकर बसेंगे और उन्हें बेचेंगे। समझ में आ गया? इसी तरह राजा अपना एक प्रशासनिक ढांचा बनाएगा जहां पर वो मंत्री की अपॉइंटमेंट करेगा, पुरोहित की अपॉइंटमेंट करेगा, तो उनके लिए भी क्या होगा? एक ढांचा वहां पर बनेगा। तो जो जो कैपिटल होती थी ना, जहां पर राजा रहता था, जहां पर राजा की सेना रहती थी, उनके प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, वहां पर ये गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो जल्दी सिटी में कन्वर्ट हो जाता था। तो बस राइटर यही बोल रहा है कि ज्यादातर हम देखते हैं नगर कौन से बन रहे हैं, जो भी राजधानी होती थी वो जल्दी नगरों में कन्वर्ट हो जाती थी, जो अंततः बाजार बन गए और वहां शिल्पी और वणिक आकर बस गए। बड़े लेवल पर हमें वहां पे शिल्पी दिखाई देते हैं जिन्हें आप क्राफ्टमैन कहते हैं, जो कि वहां की सेना, वहां के अधिकारियों, राजा के उपभोग की वस्तुएं बनाएंगे, ठीक है। वणिक आकर बस गए जो वहां से व्यापार वाणिज्य करेंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित थे। हमें पता लगता है 600 बीसी के आसपास ये वाला जो भारत का क्षेत्र था जहां पर हमें नगरीकरण होता हुआ दिखाई देता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, द्वितीय नगरीकरण जिसे ये बोल रहा है, तो राइटर बोलता है कि यहां पर बड़े लेवल पर हमें शिल्पी और व्यापारी दिखाई देते हैं। अब शिल्पी और व्यापारी इतने ज्यादा हुआ करते थे, अब मान लो कोई सामान ही बन रहा है, ठीक है, अब कई सारे लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, एक 2 रुपए का बेचे, एक 4 रुपए का बेचे, और दोनों के सामने ग्राहक आके खड़े हो, तो ग्राहक किसका लेगा? 2 रुपए वाले का। तो 4 रुपए वाला अपना दाम कर देगा 1.5 रुपए, फिर ये 1 रुपए। तो ऐसे तो इनका लॉस हो रहा है ना, ठीक है। या फिर कोई मनमाने दाम से बेचे, महंगा बेचे। तो इस वजह से हमें पता लगता है कि धीरे धीरे इन्होंने खुद ही अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप किया था जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का मतलब है कि जो व्यापारी थे, अलग अलग जो व्यापारी, आज भी हमने व्यापार मंडल देखे हैं, जैसे जो मेरा एरिया जहाँ पे मेरे पेरेंट रहते हैं टाउन एरिया है, तो वहां पर बकायदा व्यापार मंडल है, उनका इलेक्शन भी होता है, और फिर पूरा जितने भी व्यापारी हैं ना वो उस मंडल के थ्रू जुड़ के काम करते हैं, सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो इसी तरीके का ढांचा वहां पर हमें डेवलप होते हुए दिखाई देता है कि जितने भी व्यापारी थे, जितने भी शिल्पी थे, वो मन मुताबिक नहीं, उनका एक ग्रुप होता था जिन्हें श्रेणी कहा जाता था, जो प्रॉपर डिसाइड करते थे कि हमें सामान का क्या दाम रखना है, हमें ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। वो प्रॉपर डिसाइड करते थे कि कोई भी, मतलब जैसा उनका अंदर में ढांचा होता होगा कि भाई हमें ये दाम रखना है और हमें किसी के साथ ठग नहीं करनी है, हमें क्वालिटी को मेंटेन रखना है अपने सामान का, ताकि सही तरीके से वो लाभ कमा सके, ठीक है। तो बस यही बोल रहे हैं कि जितने भी शिल्पी थे या जितने भी वणिक वर्ग थे, व्यापारी थे, दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में, इनका एक हेड होता था इनके पूरे श्रेणी का, उसके नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित रहते थे। अब इसका प्लस पॉइंट भी ये होता था कि कल को इनका एक ग्रुप होता था, तो चाहे राजा कुछ कहे या दूसरे अधिकारी कुछ कहे, इनके ग्रुप होने की वजह से इनका एक अपना प्रभाव होता था। कोई बात करना है तो राजा किसे बुलाते थे? श्रेणी को बुलाते थे, श्रेणी के मुखिया को, प्रमुख को, और श्रेणी का प्रमुख जो होता है वो अपनी बात रखता था। ओके, तो ये एक इनका प्रभाव भी रहता था, इनकी एकता भी हमें यहां से दिखाई देती थी, ठीक है। हमें शिल्पियों की 18 श्रेणी, जैसे लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रंगकारों का उल्लेख मिलता है। अब बोल रहे हैं कि जो शिल्पी थे, जो सामान बनाने वाले थे, इनके लगभग 18 श्रेणियां दिखाई देती है। 18 श्रेणी मतलब अलग अलग काम के ना, जैसे रथकारों का एक अपना ग्रुप है, एक अपनी श्रेणी है, उसका एक अपना प्रमुख है, ठीक है।
बात कर रहे हैं लोहार, उनकी अपनी श्रेणी है, बढ़ई की अपनी श्रेणी है, चमड़े के काम करने वालों की अपनी श्रेणी है। तो इस तरीके के हमें श्रेणी संगठन बनते हुए दिखाई देते हैं 600 बीसी के आसपास नगरीय ढांचे में, और ज्यादा पीक लेवल का डेवलपमेंट दिखाई देता है। फिर बोल रहा है वाराणसी में व्यस्त कहा जाता था वणिक लोगों को। इनकी एक प्रॉपर गली तक हमें दिखाई देता है, इनका एक स्ट्रीट दिखाई देता है जहां पर व्यापारी लोग ही रहा करते थे। इसी तरह हाथी दांत के शिल्पियों की भी एक गली की चर्चा हमें मिलती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक अलग ही स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नगरीकरण तो हो रहा है, नगरीकरण में हमें ग्रुप भी दिखाई देते हैं, जैसे श्रेणी दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर तो इनकी गलियां दिखाई दे रही है। ये व्यापारियों की गली, जैसे आज भी बोला जाता है ना, बहुत सारी ऐसी सिटीज होंगी जिसके किसी किसी एरिया में जाइए तो देखिए वो बोलेगा उधर ज्यादा पंजाबी रहते हैं, उधर हिंदू रहते हैं, उधर मुस्लिम रहते हैं। फिर और बड़े लेवल पर कैटेगराइज होता है कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है व्यापारी लोग रहते हैं, ये टीचर्स का एरिया है, ये पुलिस वालों का एरिया है, ऐसा बोला जाता है ना। तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर हमें एंशिएंट टाइम पीरियड में दिख चुका था कि इनकी अपनी की स्ट्रीट का भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है यहाँ पर, शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, जो शिल्पी वस्तुएं बनाते थे वो वणिक लोग दूर दूर तक ले जाते थे। अब इन दोनों का आपस में भी इंटरलिंक था, जैसे कि शिल्पी जो वस्तुएं बना रहे हैं, शिल्पी मतलब जिनका काम था, ये चाहे बढ़ई हो गए, चाहे चर्मकार हो गए, बढ़ई हो गए वो हमें लकड़ी की वस्तुएं बनाते हुए या लकड़ी का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चर्मकार जो गए वो चमड़े का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो शिल्पी वस्तुएं बना रहे हैं, मान लो अब शिल्पी गांव में बैठकर यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई वस्तु बना रहा है, ठीक है, अब उसको कहां तक ले जाना है, दूर दूर तक जहां उसकी डिमांड हो रही है, दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में, इस तरह से दूसरे राज्य में। तो उन्हें कौन ले जाते थे, जो व्यापारी वर्ग थे वो दूर दूर तक लेकर जाते थे। तो शिल्पी बना रहा है और व्यापारी उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सभी प्रमुख नगर नदी किनारे, और हमें यह भी पता लगता है कि उस समय के ज्यादातर जो सिटीज थी वो कहां पर बसती थी, नदी के किनारे और व्यापार मार्गों के पास बसे हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे श्रावस्ती नगरी, कौशाम्बी, वाराणसी दोनों से जुड़ी हुई थी। अब देखो यहाँ पर राइटर एक चीज और बोलता है कि जो द्वितीय नगरीकरण हुआ, इस द्वितीय नगरीकरण में हमें एक और चीज दिखाई दी, क्या कि ज्यादातर जो सिटीज थी ना वो रिवर के चारों ओर थी। उसका रीजन भी था, देखो भारत जो है मॉनसून प्रभावित देश है। अब ऐसी स्थिति में उत्पादकता तभी ज्यादा होगी जब आपके पास में सिंचाई का प्रमुख साधन होगा, व्यापार वाणिज्य तभी फलेगा फूलेगा जब आपके पास परिवहन का साधन होगा। अब उस समय तो इतना ज्यादा परिवहन के साधन में जैसे रोड वगैरह ऐसा नहीं था, तो उस समय ज्यादा परिवहन जो होता था ना इंटरनल लेवल पर, वो नदी मार्गों का प्रयोग करके, नदियों के द्वारा, नाव के द्वारा ज्यादा आयात निर्यात हुआ करता था। तो हमें दिखाई देता है ना कि सिटी में कन्वर्ट भी वही हो रहा है जो ज्यादातर नदी के पास बसे हुए हैं, क्योंकि नदी के पास बसे होने के कारण एक तो उन्हें पानी की जो सुविधा मिल रही है वो मिल ही रही है, दूसरा उस नदी मार्गों का प्रयोग करके व्यापार वाणिज्य भी फल फूल रहा है। तो नदी के पास जो हमें जगह दिखाई देती है वो जल्दी शहर में कन्वर्ट हो रही थी, ये भी हमें यहाँ से पता लगा था। इसने एग्जाम्पल दिया और फिर ये भी बोला कि जो नगर थे ना, जो नदी के आसपास डेवलप हो रहे थे, ये दूसरे नगरों से भी इंटरलिंक थे। जैसे श्रावस्ती नगरी जो है वो हमें कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो कैसे नगर से नगर के बीच में ट्रेड हो रहा है, इनके बीच में हमें लिंक दिखाई दे रहा है। मगध के वणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये ट्रेड बता रहा है कि किस तरह से व्यापारी मूव करते हैं। ये सब 600 बीसी के आसपास की स्टोरी बता रहा है। अभी मैं आपसे थोड़ी बात करूंगी, 2 मिनट रुकेगा। मगध के वणिक मथुरा होते बोल रही, जो मगध वाले व्यापारी थे ना, ये हमें पता लगता है कहां से, मथुरा होते हुए। ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, मगध के वणिक जो है वो इस क्षेत्र से होते हुए किधर पहुंचते हैं, तक्षशिला तक पहुंच जाते हैं। इधर आ जाइए, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है तक्षशिला। तो बोल रहा है कि जो मगध के व्यापारी है ना वो कहां, मथुरा होते हुए तक्षशिला तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। इधर आ जाइए तो ये किधर पहुंच रहे हैं, कहाँ गया भाई, उज्जैन। ठीक है, तो ओके, यहां पर आएगा हमारा उज्जैनी। ठीक है, और ये इधर आ जाइए, ये आ जा रहा है आपका गुजरात। तो बोल रहा है कि जो व्यापारी थे ना वो हमें दिखाई दे रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ट्रेड के लिए, एक ही महाजनपद तक रोककर खुद को नहीं रख रहे हैं, दूसरे दूसरे राज्यों तक जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, और इस व्यापार के लिए ये किसका यूज करें, नदियों का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादातर हमें दिखाई देता है। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला।
अब हमें एक और चीज़ दिखाई देती है कि देखो ये हाँ, अब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, मैम इसके नोट्स कैसे बनाएँ? देखो बेसिकली क्या है ना कि मैं बुक्स पढ़ा रही हूँ, आपको यहाँ पर अभी बुक्स ही हम कवर करने वाले हैं। तो ये जितनी भी बुक्स हम कवर कर रहे हैं, इसको मैंने अलग से ऐसे नोट्स टाइप का स्ट्रक्चर तो नहीं बताया, लेकिन प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स हैं, जहाँ से हमारी बातें कंप्लीट हो जाए, वो मैं यहाँ पे आपको पूरा कवर करा रही हूँ, ठीक है? अब नोट्स कैसे बनाना है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना होगा। जैसे कि अब आपको ये ध्यान रखना है, अब पूछा जाएगा कि भई जो 600 ईसा पूर्व के आसपास या द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत किस प्रकार से हुई? तो आपको जब नोट्स बनाना है तो आपने हेडिंग ऐसे डाल लिया, द्वितीय नगरीकरण, मतलब मैं तो ऐसे ही बनाती थी, द्वितीय नगरीकरण डाल के यहाँ पर अब आप यहाँ पर लिख लीजिए कि किस तरह से ये नगरीकरण में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाया, क्वेश्चन मार्क बना के यहाँ पे 4-5 जो आपके पॉइंटर्स हैं वो डाल दीजिए कि द्वितीय नगरीकरण जो है उसकी शुरुआत कैसे हो रही है। तो हमने देखा कि उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आ रहा है, उस क्षेत्र में हमें कुछ कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लोहे के उपकरण हो गए, काले पॉलिशदार मृदभांड हो गए, ये सारी चीज़ें। ज़्यादातर ये जो नगर नगर कन्वर्ट हो रहा है वो कौन से, जो कि नदी के किनारे हैं या फिर जो मुख्यालय हैं राजाओं के, वही हमें नगरों में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर हमने डिस्कस करा कि ये जो नगर है यहाँ पर हमें एक प्रॉपर ढांचा बनते हुए दिखाई देता है, शिल्पियों का, व्यापारियों का, शिल्पी और व्यापारियों की हमें श्रेणियां दिखाई देती हैं। ये एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट थे, शिल्पी बना रहे थे, व्यापारियों से दूर दराज तक ले जा रहे थे और इसमें नदी मार्ग उनकी बहुत मदद कर रहे थे। फिर हमने देखा किस तरह से रूट फॉलो कर रहा है वो, मगध से होते हुए मथुरा, मथुरा से होते हुए तक्षशिला, इधर मगध से होते हुए उज्जैनी और उज्जैनी से होते हुए गुजरात तक पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने सेंटर्स बना रखे थे कि यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, फिर वहां से वहां ट्रेड करेंगे, ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है? चलो, तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। फिर द्वितीय नगरीकरण के आसपास हमारा समाज क्या है, ठीक है? उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, ओके? अब अगर कोई आप एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर, ठीक है? तो मौर्य एम्पायर के पहले आप राजा के बारे में लिख लो, रूलर्स के बारे में। रूलर्स में आपके 3 फेमस रूलर हो गए ना, सबसे पहले चंद्रगुप्त हो गया, फिर आपका बिंदुसार हो गया, नेक्स्ट वन हो गया अशोका हो गया। तो कम पेज में जो शॉर्ट नोट्स है वो ऐसे ही बनते हैं। आपने यहाँ पर इनके पॉइंटर्स लिख दिए, यहाँ पर बिंदुसार के पॉइंटर्स लिख दिए, यहाँ पे अशोका के पॉइंटर्स लिख लिए। फिर ये मौर्यंस के समाज के बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिए, मौर्यंस का प्रशासन यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है? मौर्यंस का प्रशासन इधर लिख लीजिए, मौर्यंस की आर्थिक स्थिति इधर लिख लीजिए, और उसके पास छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने क्लास में बताया ना, उसको इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? अब कोई बोलेगा धर्म का क्या करें, तो धर्म में आप एक जगह ऐसे रिलीजन डाल लो और रिलीजन डाल के इसको आप कैटेगराइज कर लो। अभी जैसे अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सारी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब तक बुक कंप्लीट नहीं होती आप चैप्टर वाइज लिखो। जैसे वैदिक का वैदिक धर्म लिख लिया, फिर आपका बौद्ध काल का लिख लिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और अगर आपको एक ही जगह स्पेसिफिक बनाना है तो एक बड़ा सा पेज ले लो, A4 शीट, उसको ऐसे पलट लो, वहां पे धर्म लिखो, धर्म में इधर डाल लो। सबसे पहले कौन सा हमारा दिखाई देता है, पाषाण काल। तो पाषाण काल का क्या धर्म था, पाषाण काल का कोई स्पेसिफिक तो धर्म नहीं था, आपको छोटे लेवल पर जो बाद में हल्के फुल्के एविडेंसेस मिलते हैं आप उसको डाल सकते हो, मूर्ति वगैरह। और फिर अगर आप जाते हो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े लेवल पर महिला मरण मूर्तियां मिलती हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं, पशुपतिनाथ की जो है वो हमें एक सील पर आकृति बनते हुए दिखाई देती है। पेड़ों की पूजा कर रहे थे, जानवरों की पूजा कर रहे थे। इसी तरह आप वैदिक टाइम पीरियड में आ जाओ, अब वैदिक धर्म के बारे में आप यहाँ पर लिख दो कि अर्ली वैदिक में किस तरह से नेचर को गॉड के रूप में पर्सोनिफाई किया था। लेटो वैदिक टाइम पीरियड में हमें पता लगता है कि किस तरह से त्रिदेव वाला कंसेप्ट आया था। मूर्ति पूजा हमें यहाँ भी नहीं दिखाई देती है, यहाँ भी नहीं दिखाई देती, छोटे मोटे लेवल पर यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं हालांकि। फिर हमने देखा यहाँ पर पूजा कैसे हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे यज्ञ में आहुति दी जाती थी, यहाँ पर आहुति के रूप में बलि दी जाती थी, यहाँ पे मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पे मंत्रोच्चारण के साथ आहुति हो रहा है। इस तरह से आपने लिख लिया। फिर आप आ गए इधर महाजनपद वाले टाइम पीरियड में, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बौद्ध काल और बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बारे में लिखा है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाने, ऐसा नहीं उसकी माँ, उसके पिता, उनके बच्चे, ये सब वाला काम मत करो, वो सब कहीं यूपीएससी नहीं पूछ रहा और ना याद रखने की जरूरत है, और ना मैं भी याद करती हूँ, मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी। बस थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि
के स्कूल से संबंध रखते थे, क्षत्रिय क्लैन से थे। फिर आपने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा कि बौद्ध धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार फैलाव कैसे हुआ, ठीक है, बौद्ध धर्म की शाखाएं कितनी निकली, बौद्ध धर्म जो है उसका उपदेश या ज्ञान क्या था। तो हमने देखा था ना कि 4 आर्य सत्य थे, फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, मध्य मार्ग की बात की महात्मा बुद्ध ने, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर बौद्ध साहित्य और फिर बौद्ध आर्किटेक्चर, बस इतना ही। तो इस तरह से आप सिनॉप्सिस फॉर्म में इसका जो है नोट्स बनाइए, ठीक है। अब क्लास में तो मैं शॉर्ट में नहीं करा सकती, वरना ये एक ही क्लास में निपट जाएगा, सिनॉप्सिस में करा दूंगी तो सब कुछ, तो वो भी हम कभी करेंगे, कोई ऐसा एक क्लास लाएंगे जिसमें हम क्विकली सारा चैप्टर्स एक ही साथ रिवाइज कर ले। तो नोट्स कैसे बनाना है, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम इसका नोट्स कैसे बनाएं। ऐसे ही बनाना आपको नोट्स कि मैंने तो ऐसे पेज वाइज लिखा है, आप एक हेडिंग डालिए और इस तरह से एरो दे के अपना जो है शॉर्ट चीजें जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी वीडियोस हैं, ये वीडियोस को 2-3 बार देखिए, बुक को बार बार रिवाइज करिए। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके काम कब आते हैं, जैसे एग्जाम टाइम है, या आपने वीकली रिवाइज करना है, 15 डेज पे रिवाइज करना है, मंथली रिवीजन देना है, उसमें वो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है कि मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला तथा वैदिक ग्रंथों से आए निष्क और शतमान शब्द मुद्रा के नाम से जाने लग गए। बोल रहा है कि वैदिक टाइम पीरियड में हमें ये टर्म दिखाई देता है निष्क और शतमान, जो बेसिकली यूज किया जाता था गले में पहनने वाले जो सोने के आभूषण वगैरह थे। लेकिन बोल रहा है कि आगे चल के इसका संबंध किससे हो गया, मुद्रा से हो गया। अब 600 बीसी के आसपास पहली बार हमें कॉइन्स दिखाई दिए, इसे पंचमार्क का कॉइन कहा गया। पंचमार्क कॉइन ज्यादा सिल्वर वगैरह के हमें दिखाई देते थे, मेटल सारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, सिल्वर, आयरन, गोल्ड सब मिल रहा है, ठीक है, लेकिन गोल्ड कॉइन अभी आए नहीं है। तो यहाँ पर ये पंचमार्क कॉइन दिखाई देते। पंचमार्क मतलब ये जो कॉइन से इस पे मार्क किया जाता, सॉरी पंच किया जाता था, मार्क, इस तरीके की जो मार्क्स है ना ये पंच किया जाता था, पंच मारना कहते हैं ना, तो इस वजह से इसे पंचमार्क कॉइन कहा गया। इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता था, ये देख सकते हो आड़े टेढ़े टाइप के होते थे, और इसका यूज बस एक सिंबॉलिक रूप में किया जाता था कि भाई हमें आदान प्रदान करना है। और प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्योंकि ये बोल रहा है द्वितीय नगरीकरण है ना, तो ये जो नगरीकरण वाली शुरुआत यहां पर हुई, और हम देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़े लेवल पर हमें व्यापारी दिखाई दे रहे, शिल्पी दिखाई दे रहे हैं। अब उन्हें ट्रेड करना है। प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बार्टर सिस्टम से ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते आप। जब सामने वाले को आपकी वस्तु की जरूरत नहीं है लेकिन आपको उसकी वस्तु चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, और आपके पास क्वालिटी क्या है, आप बढ़ई हो, आप केवल लकड़ी का काम करना जानते हो, और सामने वाले को क्या चाहिए, चमड़े का सामान चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या, यहां पर बस यही बोल रहा है राइटर कि इस समय जरूरत महसूस की गई मुद्रा की, और मुद्रा का प्रचलन हुआ, और जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ व्यापार और बढ़ेगा, मतलब नगरीकरण और बड़े लेवल पर दिखाई देगा। तो मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला तथा वैदिक ग्रंथों से आए निष्क और शतमान शब्द जो है वो मुद्रा के लिए यूज किए जाएंगे। सिक्के तो ईसा पूर्व 6ठी-5वीं सदी से पहले के नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में लेन देन का काम वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। राइटर बोल रहा है कि अब इसके पहले की अगर आप बात करो तो मैं अभी तक बता कर रही हूं, ना तो स्टोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता भले नगरीय सभ्यता थी लेकिन फिर भी वहां पर बार्टर सिस्टम ही चल रहा था, और वैदिक एज में कोई मतलब ही नहीं था ज्यादा व्यापार का, तो बार्टर सिस्टम ही था। तो अभी तक जो आप पढ़कर आए हैं, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, यहां पर केवल वस्तु विनिमय प्रणाली ही चल रही है। पहली बार हमें क्या दिखाई देता है, कॉइन्स का यूज दिखाई देता है 600 के बाद बड़े लेवल पर, जब यहाँ पे व्यापार वाणिज्य फलेगा फूलेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि कभी कभी पशु का इस्तेमाल भी मुद्रा की तरह किया जाता होगा। जो इसके पहले वाला टाइम पीरियड था, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली में सामान का तो आदान प्रदान होता ही था। बोल रहे कि उस समय कभी कभी पशुओं का भी आदान प्रदान किया जाता था, वस्तु विनिमय में पशु को भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो भाई अब वही था कि जितनी जिसको जरूरत है, जरूरत के हिसाब से, कॉइन सिस्टम तो था नहीं, अभी करेंसी हटा दो, कितना प्रॉब्लम होगा। मुझे ऑटो से जाना है मेरे घर, लेकिन अब ऑटो वाले को देने के लिए पैसे है ही नहीं, करेंसी खत्म कर दी, तो अभी आपको क्या, ऑटो वाला बोलेगा कि भाई मुझको तो आलू चाहिए, मेरे घर में आलू नहीं है, मुझे टमाटर चाहिए, मेरे घर में रोटी बनानी, मुझे गेहूं का आटा चाहिए। तो अब भाई मेरे पास गेहूं, आटा, टमाटर ये तो है नहीं, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको ज्ञान देने लग जाऊं, इतिहास पढ़ाने लग जाऊं, बोलेगा चलो निकलो यहाँ से, हमको दोबारा नॉलेज नहीं चाहिए, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एकदम दुनिया रुक जाएगी। तो बस ऐसा ही था कि उस समय लोगों को जरूरत जैसे जैसे लग रही थी, वस्तु विनिमय वाले टाइम पीरियड में वस्तु या
पशु, इनके आदान प्रदान किया जाता था। और जब द्वितीय नगरीकरण हुआ तो यहाँ पे जरूरत महसूस की गई, तो इन्होंने एज अ सिंबॉलिक कॉइन यूज किया, जिसको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। और जैसे ही कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, बड़े लेवल पर ट्रेड और होगा, और ज्यादा नगरीकरण को क्या मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा। ओके, यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि जो धातु के सिक्के थे सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। बुद्धिज्म में, महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड में ये मेटल कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हुआ। सबसे पहले कॉइन मेटल कॉइन पंचमार्क कॉइन था, ठीक है। आरंभ में सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जैसा मैंने आपको बताया। हालांकि कुछ तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। ये सिक्के आहत या फिर पंचमार्क्ड कहलाते थे, ये इनका नाम था। तो पहली बार कॉइन अभी इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है 600 बीसी के आसपास, बुद्ध काल में। और ये जो कॉइन है ये जनरली सिल्वर या फिर कॉपर के होते थे। पंचमार्क्ड या आहत कॉइन कहा जाता था, क्योंकि ये धातु के टुकड़ों की आकृति पर ठप्पा मार के बनाए जाते थे, इसलिए इसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। इन मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है। और बोल रहा है कि जो हमें इसका सबसे पुराना एविडेंस है वो कहां मिल रहा है, पूर्वी यूपी और एमपी मगध वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमें ट्रेड फ्लोरिस्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इधर ही सबसे पहले कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इन्हें सबसे पहले महसूस हुआ था। आरंभ काल के कुछ सिक्के हमें तक्षशिला में भी दिखाई दे रहे हैं। बोले कुछ एविडेंसेस हमें इसके यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो सबसे इनिशियली जो कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है वो पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला क्षेत्र और तक्षशिला, यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे पंचमार्क कॉइन कह रहे हैं। आगे वेतन और मूल्य का भुगतान भी सिक्कों में किया जाने लगा। तो पहले तो इन पंचमार्क कॉइन को किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, व्यापारी वणिक वर्ग लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। आगे फिर इन कॉइन्स का यूज राजा वगैरह भी करेंगे या लोग भी करेंगे वेतन भुगतान के लिए। अब राजा ने सेना रखा है, अब राजा को लग रहा है कि भाई मैं अनाज वसूली की जगह क्यों ना हम कॉइन वसूली करें लोगों से, और वहां से अगर हम कॉइन वसूली करें तो हम इन्हें कॉइन दे दे, बदले में ये वहां से जाके जो सामान लेना है ले ले। तो अब वेतन की जगह, वेतन में ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली कॉइन ही चालू हो गया, सैलरी मिलने लगे, नहीं, अभी भी चीजें चल रही थी। जो बार्टर सिस्टम वाला सीन था, जैसे अनाज सामान दिया जाता था, लेकिन अब हल्का हल्का हमें दिखाई दे रहा है कि वेतन के रूप में भी इन कॉइन का यूज चालू हो जाएगा, भुगतान के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। और जब भुगतान के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा तो और ज्यादा इकोनॉमी फ्लोरिस्ड होगी, और ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 300 बीसी तक नगरीकरण का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है। बोल रहे कि जो नगरीकरण की शुरुआत हुई थी ना, ये शुरुआत तो हमें कब दिखाई देती है, बुद्ध काल से 600 बीसी से हमें दिखाई देता है कि भाई धीरे धीरे ये चीजें चालू होंगी फ्लोरिस्ड होना। और ये जो नगरीकरण का पीक पहुंचता है, एक्सट्रीम जो लेवल है, वो हमें कब दिखाई देता है, 300 बीसी के आसपास। तो 300 ईसा पूर्व में नगरीकरण का पूर्ण विकसित रूप हमें दिखाई देता है, जिसमें आबादी में अत्यंत वृद्धि हुई। अब यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ते रहेगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे जनसंख्या में भी हमें वृद्धि दिखाई देती है। नगरीकरण से राज्य को समर्थन मिला। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, स्टेट बहुत पावरफुल होता जाएगा, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई को भी प्रोत्साहन मिलने लग जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद लिखने की कला, बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता लगता है स्क्रिप्ट मिलने लग जाती है। देखो वैदिक एज जो टाइम पीरियड था वहां पर लिखने का नहीं जानते थे, लेकिन वैदिक के पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो आई थी वो लोग लिखने की कला जानते थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अभी तक उसे डेसिफर नहीं किया गया, यानी पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि उस समय के बाद अशोक से करीब 200 साल पहले लिखने की शुरुआत हुई। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता बताइए जरा कितनी पुरानी है, हमने डिस्कस किया था। अप्रोक्स हमें दिखाई देता है 2700 बीसी से लेके 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। अब इस समय तो लिखने की कला आ चुकी थी, स्क्रिप्ट आ चुका था, और इसके बाद कब दिखाई दे रहा है, अशोक के 200 साल पहले, लगभग आप मानकर चलो 300 बीसी के आसपास हमें वापस से लिखने की कला दिखाई
दे रही है, तो इसके बाद से यहाँ पर स्क्रिप्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। और उस स्क्रिप्ट में किसका रोल था? जब ये दूसरा नगरीकरण हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध वाले क्षेत्र में व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, पढ़ाई लिखाई बढ़ी और स्क्रिप्ट पर काम चालू हुआ, और वो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट के रूप में दिखाई देती है, वापस से लिखाई चालू हुई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लेखन से लेखा जोखा रखना भी आसान हुआ। अब जब आपको लिखने की कला आ गई, लिखना आता है, तो लिखेंगे तो फिर आप लेखा जोखा रखेंगे, लेखा जोखा रखेंगे तो व्यापार और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा ना। अभी तक क्या था, सब कुछ आपको मेमोरी में रखना पड़ रहा था, बहुत बार जो है आपने मौखिक रूप से चीज चल रही है, सामने वाले ने नकार दिया कि भाई मैंने ये वाला सामान नहीं लिया था, या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब लेखन कला चालू हुई, तो उससे लेखा जोखा रखा जाएगा, चाहे राज्य में, चाहे ग्राउंड लेवल पर, सामाजिक स्तर पर, जो व्यापार में, कर संग्रह में और बड़ी बड़ी वेतन भोगी सेना रखने में आवश्यक हुआ या हेल्पफुल हुआ। अब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने में, ट्रेड तो छोड़ो, एक छोटा सा परचून का दुकान खोलता है ना, जो ग्रोसरी का शॉप, वो लोग क्या करता है, महीने का सारा राशन जो लेकर जाता है, सारा सामान लिख लेता है, बाद में वो पे करता है। तो अगर लिखने की कला नहीं हो, लिखना ही नहीं जानते हो, तो कैसे याद रखोगे भाई? बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर सामने वाला बोलेगा कि भाई मुझे सामान चाहिए उधार, ये बोलेगा उधार तो दे दूं मैं, लेकिन कैसे दूं, मुझे याद कैसे रहेगा क्या क्या सामान लेकर गए थे तुम? तो बोलेगा ठीक है मेरे पास इतना ही रुपए, तुम इतना ही सामान दे दो। तो व्यापार में क्या आया, बीच में अड़चन आया, नहीं आया? सामान लेन देन में अड़चन आएगा, ये चीजें, ठीक है। अब वो चीज नहीं था, बोला ले जाओ उधार, क्या करना है, लिख कर रख दिया हमने। इसी तरह कर संग्रह, अब टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो राजा टैक्स कलेक्ट कैसे करेगा भाई? किसी अधिकारी के माध्यम से, और अधिकारी लोगों से जब टैक्स कलेक्ट करेगा, कहां से कितना कलेक्शन हुआ, ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आते आते कैसे मैनेज होंगी। तो जब लिखने की कला विकसित होगी, प्रॉपर इसका लेखा जोखा रखा जाएगा, तो डायरेक्ट ले जाके ऊपर रजिस्टर पकड़ा दिया जाएगा, ये एरिया है, फलाने का इतना टैक्स है, यहाँ से इतनी वसूली हुई है, इतना ऊपर हम भेज रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बड़ी बड़ी वेतन भोगी सेना रखने में भी इजी होगा। आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये इतनी सेना है, इतने लोग हैं, लिख लिया, इनका इतना इतना सैलरी है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लिखने की कला से जो अर्बनाइजेशन था, इसको और ज्यादा पुश मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इस काल में सूक्ष्म मापन विषयक ग्रंथ भी रचे गए, जैसे सूल्व सूत्र। सूक्ष्म मापन से रिलेटेड ग्रंथ, मतलब कि अब देखो माप तौल का भी जो एक स्किल है ना, वो भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ट्रेड के लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार जब बहुत फलता फूलता है, उसको और पुश करने के लिए क्या, एक तो कॉइन चाहिए, मतलब कुछ करेंसी होनी चाहिए, तभी व्यापार फलेगा फूलेगा। मापने तौलने का एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, माप तौल की एक इकाई होना चाहिए। तो 1 लीटर दूध पूरे इंडिया में कहीं भी लेने जाओ, 1 लीटर का सेम ही रहेगा। तो अब क्या है कि जो दूध की कंपनी होंगी, डेयरी कंपनीज, वो क्या करेंगे, 1 लीटर के पैकेजेस बना के पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, सबका सेम प्राइस कर देंगी। अब 1 लीटर किसी स्टेट में 800 ml को माने और किसी स्टेट में 1000 को माने, तो उस कंपनी के लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब एक ही यूनिट चलती है, तो उससे चीजें बहुत ईजी हो जाती है, ट्रेड बहुत फ्लोरिस्ड होगा। तो एक माप तौल की एक प्रॉपर यूनिट होना, करेंसी का होना, लिखाई पढ़ाई होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, डेटा कलेक्ट करना, ये वाला, ये सब क्या करते हैं, ट्रेड को फ्लोरिस्ड करते हैं। और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बैक टू बैक होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो नगरीकरण का ढांचा और मजबूत होता जाएगा। इन ग्रंथों से खेतों और घरों के सीमांकन में भी सहायता मिली, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो ये जैसे ही चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत में ही राइटर बताता है कि जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो किस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही, कि इसी क्षेत्र में क्यों हमें नगरीकरण की शुरुआत होते हुए दिखाई दे। इसके लिए आप सारे क्लियर पॉइंटर्स बता दोगे कि भाई ये क्षेत्र जो है प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध था, इसको काफी बेनिफिट मिला, महत्वाकांक्षी राजा भी हुए, और फिर नगरीकरण की शुरुआत होने में क्या क्या चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों हुआ वो तो पता लग गया, अब रोल प्ले कौन कौन से फैक्टर्स ने किया। तो पहले हमने इसको कॉमन हाईलाइट किया कि ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर नगरीकरण हुआ, एक तरह के बर्तन, एक तरह के लोहे के औजार, या जो नदी वाला एक पूरा ढांचा विकसित हुआ है, नदी का जो जाल बिछा हुआ है, ये वो क्षेत्र है जहां पर नगरीकरण हो रहा है। फिर बोल रहा है कि नगरीकरण कैसे हो गया, वो रीजन अलग है। अब यहाँ पर बोल रहा है ग्राउंड लेवल पर हमें दिखाई देता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में वही
वही नगर बन रहे हैं जो ज्यादातर मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर नगरीकरण वाली स्थिति दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था, तो भाई वणिक वर्ग निकल कर आ रहे हैं, शिल्पी निकल कर आ रहे हैं, उनकी श्रेणियां निकल कर आ रही हैं, व्यापार वाणिज्य बहुत ही प्रॉपर प्लान मैनर में हो रहा है, रिवर्स का यहाँ पे पूरा जाल बिछा हुआ है, तो यहाँ से पहुंच जा रहा है तक्षशिला, यहाँ से उज्जैन, उज्जैन से गुजरात, बड़े लेवल पे ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ट्रेड को पुश करने के लिए कॉइन्स आ जा रहा है, माप तौल का एक प्रॉपर यूनिट हो जा रहा है, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई आ गई, लेखा जोखा रखने लगे, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो ये सारे ऐसी चीजें थी जिन्होंने और ज्यादा इसको पुश किया और नगरीकरण बड़े लेवल पर हमें क्लाइमेक्स होते हुए दिखाई देता है 300 बीसी के आसपास। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या बोल रहा है, यद्यपि एनबीपीडब्ल्यू जब भी बोलेगा ना नदन पेंटेड ग्रे वेयर, तो एनपीबीडब्ल्यू या फिर इसको बोलता है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ये मृदभांड वाला क्षेत्र कौन सा हमें दिखाई देता है, ये वाला रीजन है, यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारा महाजनपद का उत्तरी वाला क्षेत्र है, तो महाजनपद काल का बोल रहा है। यद्यपि ये जो एनबीपीडब्ल्यू की कोई ग्रामीण बस्ती नहीं मिली, सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा मैदान में शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण होना असंभव है। बोल रहे कि अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम पीरियड पर ज्यादातर हमें नगरीय ढांचा बनते हुए दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि नगरीय ढांचा तो हर जगह मिल रहा है, एक बड़े लेवल पर नगर दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे लेवल के हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जो ग्रामीण ढांचा है ना, हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन बोल रहे हैं कि बिना ग्रामीण बस्ती के नगर हमें कैसे दिखाई देगा, या फिर बिना सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा मैदान में शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण होना असंभव है। भाई ग्रामीण ढांचा ही नहीं रहेगा तो कैसे आपका नगरीकरण होगा। ग्रामीण ढांचा रहेगा, वहां पर खेती होगी प्रॉपर, ठीक है, ग्रामीण ढांचा होगा, वहां पे पशुपालन होगा, उसके प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, ग्रामीण ढांचा में जो हस्तशिल्प का काम है वो होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बिना मजबूत ग्रामीण ढांचे के नगर का बनना असंभव है, लेकिन हमें ऐसा कोई ग्रामीण ढांचा दिखाई नहीं देता है। नगरवासी कृषकेतर लोगों का पेट, ग्रामवासी कृषक ही भरते थे। भाई आप शहर में बैठे हो, मैं शहर में बैठ के यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे चिंता है क्या कि गेहूं नहीं हुआ, मतलब मेरे घर में सब्जी भी पहुंच रही है, मेरे घर में दूध भी पहुंच रहा है, पानी भी पहुंच रहा है और आटा भी पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि एक पूरा समाज गांव में बैठा है जो उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नगर का ढांचा तभी विकसित हुआ है, मैं शहर में तभी पढ़ा पा रही हूँ, ये सारी चीजें शहर की तभी चल रही है जब हमारा एक बहुत मजबूत आधार गांव में बैठकर हमारे लिए ये सर्विसेज दे पा रहा है, और हम उनके लिए बहुत थैंकफुल है ना, अदरवाइज कैसे ये काम कर पाते, मैं तो गेहूं बोने लग जाती। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ढांचा मिल नहीं रहा, लेकिन पॉसिबल कैसे है, बिना ढांचे के तो नगर बनेगा नहीं ना, बिना गांव के शहर चलेगा कैसे, क्योंकि आप गांव वाली एक्टिविटी तो नहीं, आप शहर वाली एक्टिविटी कर रहे हो, आप सेना में लगे हो, आप पुरोहित बन के काम कर रहे हो, आप शिल्पी बन के काम कर रहे हो, तो आपके आप व्यापार का काम कर रहे हो, तो आपके बदले का कोई तो होगा ना जो गेहूं वगैरह पैदा कर रहा होगा। तो नगरवासी कृषकेतर लोगों का पेट कौन भरते होंगे? गांव के लोग ही भरते होंगे। पाली ग्रंथों में अनगिनत गांव का उल्लेख है, नगर गांव के समूह के बीच बसते थे। बोल रहे हैं कि हमें बहुत बड़े लेवल पर दिखाई तो नहीं देता गांव का ढांचा, लेकिन कुछ ऐसे साहित्य हैं जैसे पाली साहित्य बौद्ध धर्म के, वो हमें बताते हैं कि बड़े लेवल पर गांव जो है वो हमें बसते हुए दिखाई देते हैं, और ज्यादातर जो गांव थे ना वो नगर गांव समूह के बीच बसे होते थे। जैसे ये पूरा का पूरा स्टेट है, ये पूरा का पूरा जो महाजनपद वाला एक महाजनपद था, इसके चारों ओर गांव और बीच में हमें शहर डेवलप होते हुए दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता होगा? कोर रीजन में होगा, इधर से भी सामान सप्लाई, इधर से भी सामान, इधर से भी, इधर से लोगों के सप्लाई, सब कुछ होने की वजह से वो ऐसी जगह थी जहां पर हर जगह से सप्लाई इजीली हो जा रहा था, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? नगर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है, पाली ग्रंथों में गांव में 3 भेद किए गए हैं। जो बौद्ध साहित्य है उसमें बताया गया है कि हमें 3 जो है डिफरेंट टाइप के गांव दिखाई देते हैं। प्रथम कोटि में वे गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास होता था। मतलब एक तो ऐसे गांव जिसमें अलग अलग वर्ण जाति के लोग रहते थे। पहले वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये जो आएगा 600 बीसी के आसपास, यहाँ पर फिर अब नई व्यवस्था और जटिल हो जाएगी, जाति वाला स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि एक तो ऐसा गांव था जहां पर अलग अलग जाति और वर्ण के लोग रहते थे, तथा ऐसे गांव की संख्या सबसे अधिक दिखाई देती थी जहां पर मतलब
मिक्स होते थे, अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति, मिश्रित लोग रहा करते थे, ठीक है। और इनका मुखिया जो होता था ऐसे गांव का, उसको क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। बोल रहे पाली ग्रंथ की एक और कैटेगरी वाले गांव हमें दिखाई देते थे महाजनपद या बुद्ध काल में, उपनगरीय गांव कहलाते थे, जिन्हें शिल्पी ग्राम कह सकते हैं। ओके, ऐसे गांव अन्य गांव के लिए बाजार का काम करते रहे होंगे और नगरों को देहात से जोड़ते रहे होंगे, ठीक है। शिल्पी ग्राम का मतलब है कि ये ऐसे गांव होंगे ना जहां पर बेसिकली शिल्पी बड़े लेवल पर एक्टिव होंगे। शिल्पी मतलब जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे। और ये जो गांव है ना, इनको उपनगरीय गांव कहा जाता था। उपनगरीय गांव का मतलब है कि ना तो प्रॉपर ये गांव है, ना तो प्रॉपर ये नगर है। ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है ना, जो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा होता है, जिसको टाउन टाइप बोल सकते हैं, तो एक उस कैटेगरी वाले गांव गांव आते थे जो थोड़ा टाउन टाइप का होता था। यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्टमैन होते थे जो कि सामान बनाने का काम करते थे, और ये गांव और नगर को जोड़ने वाला जो रीजन है ना, उसमें आता था, ठीक है। आगे बोल रहे हैं तृतीय कोटि में सीमांत गांव आते हैं, जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे होते थे। इन गांव के निवासी मुख्यतः बहेलिये, शिकारी, मतलब ऐसे लोग जो शिकार का काम करते होंगे, बहेलिये होंगे, वो लोग आते थे तीसरी कोटि वाले गांव में। तो यहाँ पर पाली ग्रंथ से, अब देखो राइटर बोल रहा है कि हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिला नहीं है, कोई ऐसा गांव का सुदृढ़ आधार हमें दिख रहा नहीं, नगर तो हमें दिखाई दे रहे हैं, गांव नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिना गांव के ही शहर बन गए होंगे। कैसे पॉसिबल है? शहर को सामान की आपूर्ति कहां से होगी? तो राइटर यही बोलता है कि हमने एक जो लिटरेरी एविडेंस है, सोर्स है, लिटरेचर है, पाली लिटरेचर, उससे हमें पता लगता है कि 3 टाइप के गांव हुआ करते थे। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी शांत है, तो लिटरेरी सोर्स का सहायता ले रहे हैं, और 3 तरीके के गांव बोल दिया। एक वो गांव जहाँ पे सभी जाति वर्ण के लोग रहते थे, एक वो जो शिल्पी या टाउन टाइप का एरिया था, और एक वो जो सबसे थोड़ा वहाँ पे शिकारी, बहेलिये, इस तरीके के लोग रहा करते थे। ओके, तो यहाँ से हमने कुछ ये थोड़ा सा निकाल लिया कि डेफिनेटली कुछ तो होगा ना, अगर एग्जैक्ट ये भी नहीं है तब भी गाँव का कोई तो ढांचा होगा ना। गाँव की भूमि विभिन्न प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त टुकड़ों में विभाजित करके हर परिवार के बीच बटी रहती थी, कि भाई गांव में प्रॉपर वे में खेती हो सके, उसमें जो लैंड था उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, पार्टीशन करके। खेतों को घेरने और सिंचाई के लिए नहर बनाने का काम ग्राम प्रमुख के अंतर्गत आता था। ऐसा पता लगता है कि जो गांव के मुखिया थे वो क्या करते थे कि खेतों को घेरते थे, मतलब प्रॉपर बाउंड्री देना, बाउंड्री मतलब ईंटों का नहीं, लेकिन एक मेड़ होता है, मेड़ सा बनाकर, और सिंचाई के लिए नहर बनाने का काम भी उन्हीं के द्वारा किया जाता था। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर या राजांश के रूप में चुकाते थे। अब किसानों को जमीन मिल रही है कि आपको यहाँ पे खेती करना है, बकायदा आपके लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, आपके लिए मेड़ बना के दिया जा रहा है कि ये जमीन है, यहाँ पर आप खेती करिए, खेती करके जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का छठा भाग कर या राजांश के रूप में, राजांश का मतलब है राजा का अंश। अब राजा मतलब जो आपका स्टेट है, जो यहाँ पर स्टेट बैठे हुई है, जिसने अपनी एक सेना रखी है अपने हेडक्वार्टर में, जिसने अपना एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप किया है, पुरोहित क्या बोलते हैं सेनापति वगैरह के रूप में, तो वो कैसे काम करेगा? वो आपको सुरक्षा दे रहा है, वो आपको सिंचाई की सुविधा दे रहा है, वो आपको अन्य सुविधाएं दे रहा है, तो ये सब सुविधा देने के बदले वो पैसा मांग रहा है, इसी राजांश कहा जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि राजांश कितना था, हमें पता लगता है महाजनपद टाइम पीरियड में जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका छठा हिस्सा जो है वो दिया जाता था, ये वाला हिस्सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60 किलो गेहूं हो गया है, तो इसका छठा हिस्सा यानी कि 10 किलो गेहूं आपको राजा के यहाँ पहुंचाना होगा एज अ टैक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई कॉइन सिस्टम तो चल रहा है, तो देखो कॉइन सिस्टम फ्लोरिश्ड हो रहा है लेकिन बड़े लेवल पर नहीं है, तो कहीं कहीं पर कॉइन करेंसी के फॉर्म में भी टैक्स वसूला जाएगा आगे धीरे धीरे, और इनिशियली बार्टर सिस्टम में तो चल ही रहा था टैक्स, मतलब आपको जो भी उत्पादन है उसका एक हिस्सा वहां चुकाना पड़ेगा, तथा कर वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। भाई डायरेक्ट वहां से अपॉइंटमेंट हो रही थी, अब टैक्सेशन सिस्टम आ चुका था, तो राजा एक अधिकारी रख सकता था जो जाके कर वसूली करे, और उसको बदले में राजा वेतन दे, किसी भी रूप में दे, अनाज के रूप में या करेंसी के फॉर्म में। कुछ गांव ब्राह्मणों और वणिकों को उपभोग के लिए सौंपे हुए थे। वही खेत के ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों की भी सूचना है जहां दासों और कृषि मजदूरों को लगाकर खेती कराई जाती थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो भूदान बड़े लेवल पर तो हमें बाद में दिखाई देगा सातवाहन के टाइम पीरियड में, लेकिन मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कब, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, कि अर्ली वैदिक
वैदिक टाइम पीरियड तक तो महत्व ही नहीं है जमीन का, पशुपालक टाइप का ये जीवन जी रहे थे। तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड या ऋग वैदिक काल में तो इनका जीवन कैसा था, पशुपालक के रूप में, तो जमीन का महत्व था ही नहीं, वहां पे पशुओं का ही दान पुण्य हो रहा था। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जमीन का महत्व हुआ और हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई दिया कि ब्राह्मणों को जमीन भी दी जाएगी। और ब्राह्मणों को जो जमीन दी जा रही थी ज्यादातर इस वाले क्षेत्र की, वहां पे ब्राह्मण किसको बसा रहे थे, तो ब्राह्मण वहां पर बसा रहे थे शूद्रों को या ऐसे लोगों को जो कि जाकर वहां पर खेती कर सके, उसको उसकी उपज निकालकर किसको दे सके, ब्राह्मणों को दे सके। तो बोल रहे कि कुछ गांव ब्राह्मणों और वणिकों को उपभोग के लिए दिया जाता था, उपभोग के लिए कि मतलब आप यहां से पैदावार कराइए और जो पैदावार मिलती है वो आप अपने पास रखिए। वही खेत के ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों की भी सूचना मिलती है जहां दासों और कृषि मजदूर, तो ये जो ब्राह्मण थे, ये जो वणिक थे जिनको ऐसी जमीनें मिलती थी, वो ऐसी जमीनों पर खेती किसके द्वारा कराएंगे, इंडिविजुअल खुद तो कर नहीं लेगा, तो वो ऐसी जमीनों पर किसको लगाते थे, दासों को, कृषि मजदूरों को, कि तुम भाई यहां पर पैदावार करो। ठीक है। धनी किसान गृहपति कहलाते थे जो वैश्यों के ही एक उपवर्ग में आते थे। अब यहाँ पर हमें एक अलग सा हायरार्की बनते हुए दिखाई दे रहा है। वैश्य हमने देखा था तीसरा वर्ण, ठीक है, तो वैश्य ही जो धनी वैश्य कहलाते थे, धनी वैश्य होते थे जो बड़े लेवल पर खेती उनका प्रोडक्शन हो रहा है, वो गृहपति कहलाने लग गए। ठीक है। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होने वाला मुख्य अनाज हमें क्या दिखाई देता है कि ज्यादातर ये लोग, ये वाला रीजन वैसे भी मानसून प्रभावित क्षेत्र है, आज भी आप देखोगे उधर चावल वगैरह काफी होता है, तो चावल बहुत फेमस भी है, मतलब चावल सब्जी, चावल मछली, ये सब बहुत खाते हैं। और चावल का प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है, तो हमें पता लगता है कि इन लोगों ने एक तो लोहे के फाल का प्रयोग करा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब हम मगध वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा हमें पता लगता है कि ये लोग रोपाई विधि भी चालू कर चुके थे, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी थी। रोपाई इधर ही सबसे पहले चालू होगी। रोपाई का मतलब है कि जो अपने अनाज लगाए एक ही जगह और बाद में जब उसमें से पौधा उग गया उसके बाद आप उसको लाइन टू लाइन लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बीज बोने में कोई उगा कोई नहीं उगा, लेकिन रोपाई करने में आपको पता है कि ये उग चुका है, प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर रोपाई की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, इसकी वजह से अनाज भी उत्पादक बढ़ रहा है। और अनाजों में हम देख रहे हैं चावल की खेती बड़े लेवल पर हो रही है। लोहे का फाल, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी चीजें फेवरेबल थी इस वाले क्षेत्र में। लोहे का फाल प्रयोग करें क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर हमें मिल रहा है। यहाँ पर पता लग रहा है कि जलोढ़ मृदा मिल रही है क्योंकि बाढ़ आ रहा है हर साल। इसके अलावा यहाँ के लोग रोपाई की विधि सीख चुके हैं, तो इन सब वजह से यहाँ पे बड़े लेवल पर प्रोडक्टिविटी होती है। इवन यहाँ पर हम देखते हैं छोटे छोटे जो है जमीन के टुकड़े दान दिए जा रहे हैं ब्राह्मणों को, वणिकों को, तो वो लोग भी ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था, दासों को लगा के, जो कृषि मजदूर थे उन्हें लगा के क्या कर रहे हैं, पैदावार ले रहे हैं। ठीक है। प्रशासन का अधिकार हालांकि इनको नहीं था उस क्षेत्र का, आपको जो भी क्षेत्र दिया जा रहा है उपभोग के लिए, यानी जो वहां से आपको मिलता है पैदावार, आप उसको खा सकते हैं। मध्य गंगा घाटी में जंगलों को उपयुक्त बनाने में लोहे से बड़ा लाभ हुआ। लोहार यह जानते थे कि लोहे के औजारों को कैसे कड़ा बनाएं, तथा साथ ही वे सिंहभूम और मयूरभंज से मिलने वाले लोहा अयस्क की समृद्ध लोहा खानों का प्रयोग करने में समर्थ थे। अब देखो दो चीजें हैं, ये तो आपको पता लग रहा है कि इधर नगरीकरण क्यों हो रहा है, उस रीजन में हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्यों बढ़ा, लोहे के फाल का प्रयोग हो रहा है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ये सारी चीजें फेवरेबल हो रही हैं। ठीक है। अब लोहे के फाल का प्रयोग कैसे चालू हुआ, एक तो ये वाला जो क्षेत्र था पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, या फिर ये वाला भी जो उज्जैनी वाला क्षेत्र था, यहाँ पर लोहे की खानें मिल रही है हमें, कच्चे लोहे की, तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कच्चे लोहे की खान मिल रही है, सिंहभूम हो गया, मयूरभंज, अब वहां से आयरन और मिल रहा है, तो आपको उसका आपको क्या मिल रहा है, उसकी खान मिल गई, आपको उसका क्षेत्र मिल गया, तो आपके पास में कच्चा माल तो आ गया ना, रॉ मटेरियल। दूसरा, इतने स्किल्ड वहां पर हमें धातुकर भी दिखाई देते हैं कि भाई ये लोग जानते थे कि कैसे मुझे इस आयरन ओर को कितने टेम्परेचर पर पिघलाना है कि ये कड़ा होके ठोस धातु बन जाए और इससे हम औजार बना के उसका प्रयोग कर सके फाल के रूप में, जंगलों की कटाई के रूप में। आप समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हमें बसते हुए दिखाई देती है। एक तो स्किल्ड हमें धातुकर दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें दिखाई दे रहा है कि आयरन ओर के ऊपर ये बैठे हुए हैं, तो इन्हें धातु भी मिल रही है, कच्चा माल भी मिल रहा है, और उसको कन्वर्ट करने वाले भी बड़े लेवल पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रॉफिट इन्हें मिलने लग जाएगा। ठीक है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिससे न केवल उत्पादकों
का भरण पोषण हो रहा था, बल्कि ऐसे बहुत सारे अन्य लोग भी थे जो ना तो किसान किसान थे ना शिल्पी थे, उनका ही भरण पोषण। क्योंकि भाई अब हमें पता लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पहले मेरे घर के 5 लोग मिलकर 50 किलो अनाज पैदा कर रहे थे, अब ये लोहे के फाल का प्रयोग हो रहा है, जलोढ़ मृदा का बेनिफिट मिल रहा है, बारिश का जो सिंचाई वगैरह का बेनिफिट है वो मिल रहा है, बारिश भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी हो रही है। ये सब मिला जुला के मुझे पता लग रहा है, रोपाई विधि भी मैंने चालू कर दी, तो अब मैं और मेरे घर का एक और मेंबर ही मिलकर 50 किलो अनाज पैदा कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 3 लोग जो है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये ऐसी व्यवस्था थी ना, रोपाई, सिंचाई, लोहे का फाल, ये सब जो फेवरेबल कंडीशन थी वो ऐसी हुई कि अब ये लोग जो उत्पादक है, जो उत्पादन में लगे हुए, वो इतना अनाज पैदा करेंगे ना कि केवल उनके उपभोग के लिए नहीं, ऐसे लोग भी उसका यूज कर पाएंगे। ना तो जो किसान है, ना तो जो शिल्पी है, वो बैठे बिठाए इसका उपभोग कर सकते, अपनी वस्तु दे के ये ले लेंगे। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था के कारण करों की नियमित वसूली और सेना का रख रखाव संभव हुआ, जिसमें बड़े बड़े जनपद, राज्य बन और टिक सके। तो ये नगरीकरण स्टेबल कब हुआ, क्यों हुआ? तो बेसिकली तो वही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उसके अलावा बहुत सारे हमने रीजंस दे दिए, लेकिन बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी जब आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। अब आपके घर के 2 लोग ही 50 किलो अनाज पैदा कर रहे हैं, तो 3 लोग 100 किलो अनाज पैदा कर देंगे, और 4 लोग 100 किलो अनाज पैदा कर देंगे। तो अब यही 5 लोग मिलकर कितना अनाज पैदा करेंगे, 125 किलो अनाज पैदा करेंगे। तो पहले 50 किलो, अब 125 किलो। तो राज्य बोल रहा है उत्पादकता बढ़ गई, तो हर महीने 25 किलो अनाज तुम राजा के पास पहुंचा जाओ। और ये फिक्स हो गया, क्योंकि इनकी भी इनकम बढ़ गई, तो राजा भी बोल रहा है फिक्स कर दो। तो 25 किलो अनाज हर महीने राजा के पास, या हर एक सीजन में राजा के पास पहुंच रहा है। तो राजा के पास अब अनाज पहुंचा अच्छा खासा, तो वो क्या करेगा, कुछ लोगों को यहां से निकालेगा, बोलेगा अब तुम मेरे पास में नियमित सेवा करो, एज अ सेना मैं तुम्हें इतना अनाज दे दिया करूंगा। समझ में आ रहा है? तो नियमित कर वसूली होगी, नियमित सेना का रख रखाव होगा, और धीरे धीरे कैसा प्रॉपर राज्य बनेगा ही नहीं, बल्कि बन के टिकेगा भी, क्योंकि ये एक स्टेबल इनकम का सोर्स हो चुका था। मतलब एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी है ना, एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी को ही शो करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रशासन की पद्धति नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था, किस तरीके से ये लोग जो है प्रशासन वगैरह कर रहे थे। ठीक है, तो इस काल में बहुत से राज्यों को हम देखते हैं। ओके, बोल रहा है प्रशासन की क्या पद्धति थी। इस काल में हम बहुत से राज्य देखते हैं, पर उनमें केवल कौशल और मगध ही शक्तिशाली हुए। अब बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था, थोड़ा सा हम जानेंगे। 600 के पहले तो आपको पता ही था, वैदिक एज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने काफी कुछ बताया भी है वैदिक टाइम पीरियड के बारे में, कि जो वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे बेसिकली उनका ढांचा कैसा था, पूरा ग्रामीण समाज था, और ग्रामीण समाज होने के कारण उनका कोई एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। इस काल में बहुत से राज्य देखते हैं, हमने देखा 16 महाजनपद हुए, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन दिखाई देता है, कौशल जो हमने देखा था, और इधर मगध हमें दिखाई देगा। अब उसका रीजन बोल रहा है, राजा के पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी, तथा राजा प्रथमतः युद्ध नेता होता था। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके उदाहरण है। बोल रहे हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता था। देखो, ज्यादा पावरफुल हमें मगध दिखाई दे रहा है, कौशल दिखाई दे रहा है, उज्जैनी दिखाई दे रहा है, वो सब रीजन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। अब बोल रहा है कि जो पावरफुल स्टेट थे ना, उन पावरफुल स्टेट में अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा, तो सबसे ऊपर हायरार्की में कौन आ रहा है, राजा आ रहा है। ओके, राजा ही हेड होता था, राजा सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था स्टेटस वाइज, और ये युद्ध नेता होता था। राजा का स्टेटस क्या होता था कि जो वॉर को लीड करेगा वो किंग होगा। ठीक है, तो राजा युद्ध का नेता होता था। और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मगध ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं। तो मगध में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के 2 फेमस रूलर हुए थे। सबसे पहले हमने देखा था बिंबिसार के बारे में, और फिर बिंबिसार का बेटा होता है जिसका नाम था अजातशत्रु। और जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें जाना था किस तरह से बिंबिसार ने वॉर लड़के, और वॉर लड़ने के साथ साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना के जो अंग वाला रीजन है उसको कैप्चर किया, काशी दहेज के रूप में प्राप्त किया। फिर उसका बेटा अजातशत्रु आता है, तो वो पता लगता है वज्जी को भी कैप्चर कर लेगा, काशी को पूरा कंट्रोल कर लेता है, अपना एम्पायर और बढ़ा लेता है। तो बोल रहे हैं कि हमें पता लगता है कि इस टाइम पीरियड में मगध काफी पावरफुल स्टेट के रूप में दिखाई देता है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो राजा सबसे ऊपर माना जाता था, जो
की वॉर को लड़ने जाता था। और यहाँ पर दो राजाओं के जिक्र कर रहा है कि देखिए राजा सबसे सुपीरियर है, ये लोग जाके वॉर लड़ते थे, और राजा जितना महत्वाकांक्षी होगा उतना ज्यादा उसका पावरफुल स्टेटस होता था। ठीक है, राजा अनेक अधिकारियों के माध्यम से शासन करता था। अब बोल रहे हैं कि राजा अकेले एडमिनिस्ट्रेशन करता था, नहीं, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। अब राजा के पास में अच्छा खासा टैक्स आएगा, वो कहाँ बैठे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्र में, तो उनके पास में जब प्रॉपर टैक्स आएगा तो वो क्या करेंगे, अधिकारी नियुक्त करेंगे जिनके माध्यम से वो शासन करेंगे, ताकि चीजें इजी हो जाए। वो अपना फोकस जो मेन काम है उस पर रखे, छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारी नियुक्त कर दे। ठीक है, सब काम तो सिंगल हैंडेड नहीं हो सकता ना, तो राजा अनेक अधिकारियों के माध्यम से शासन करता था, जिनमें उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र कहलाते थे, जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार और प्रधान। अब राजा ने एक पूरा स्ट्रक्चर अपना डेवलप किया अपने दरबार में कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ताकि राजा इन छोटी ड्यूटीज से फ्री हो सके। और मेन जो टारगेट है उसका क्या, मेन टारगेट है उसका किस तरह से हम एक्सपांड करें, क्षेत्र को अपने फैलाएं, उस पर वो फोकस कर सके। तो बोल रहे कि राजा के पास बहुत सारे अधिकारी होते थे और उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र कहलाते थे। महामात्र बेसिकली एक डेजिग्नेशन हो गया कि ये महामात्र हैं, ये सारे महामात्र हैं। और ये जो महामात्र हैं अलग अलग इनके काम होते थे, कुछ जो मंत्री के रूप में काम करते थे, कुछ जो सेना नायक मतलब सेना के हेड उनके नायक के रूप में काम करते थे, कुछ जो न्यायाधिकारी के रूप में काम करते थे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है तो वहां पर ये काम करेंगे, महालेखाकार और जो पूरा लेखा जोखा रखते थे, और प्रधान के कार्य किया करते थे। तो बेसिकली ये सारे जो अलग अलग अधिकारी पद पर बैठे हुए इन्हें महामात्र कहा जाता था, जो कि राजा की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने में। मगध का वर्षकार अब यहाँ पर बात कर रहा है, अभी जो बोला ना कि राजा की हेल्प करने के लिए महामात्र होते थे, महामात्र के अंदर कौन आते थे, मंत्री आ रहे हैं, न्यायाधिकारी आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं महामात्र के अंतर्गत। अब यहाँ पर कुछ मंत्रियों का जिक्र कर रहा है, जैसे कि मगध में हम देखते हैं वर्षकार, ठीक है, जो मंत्री था, वैशाली के लिच्छवियों के बीच फूट डाला। ये वाला जो रीजन था ना, वज्जी, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, तो यहाँ के लिच्छवियों के ये जो रीजन था इस पर बहुत समय से नजर थी किसकी, अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु का जो मंत्री वर्षकार वो जाता है और जाकर वहां के जो लिच्छवी गणतांत्रिक क्षेत्र था ना उनके बीच फूट डाला, फूट डाल के कमजोर किया। मतलब किसी को तोड़ना है तो पहले फूट डालो, कमजोर हो जाएंगे, इजीली आप उसे टारगेट कर दोगे, और यही काम करता है अजातशत्रु। और फिर उसने वज्जी को मिला लिया। तो वो बोल रहा है कि देखो कैसे मगध का वर्षकार है, उसने मदद किया किसके, अपने राजा की, जिसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु की उसने हेल्प कैसे की, वैशाली के लिच्छवियों के बीच फूट डाला। तो ये सब अधिकारी मदद कर रहे होते थे अपने राजाओं की अलग अलग लेवल पर। इसी तरह कौशल का दीर्घचारायण कौशल के राजा की भारी सहायता करता है, सफल और प्रभावशाली मंत्री हुए थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब हमें इस लेवल पर महामात्र दिखाई देते हैं, जिनके अलग अलग काम हुआ करते थे। उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग से चुने जाते थे। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और कोई भी इसको पर्सनली नहीं लेगा। कभी कोई बोले अरे यार ये क्या पढ़ा रही, नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस आपको वो ढांचा समझना है, पर्सनल लेवल पर चीजों को नहीं ले जाना है। तो बस यहाँ पर यही बोला है कि जो बड़े अधिकारी थे, और जनरली हम देखते हैं जो महामात्र में महामात्र डेजिग्नेशन जो मिल रही है इसमें बड़े अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, वो जनरली कौन होते थे, ब्राह्मण या पुरोहित होते थे। तो राजा क्षत्रिय, और राजा क्षत्रिय तो था लेकिन राजा अपने रिश्तेदारों को जनरली नहीं बिठाया करता था अधिकारी पद पर, किसको, ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग के लोगों को ज्यादा बिठाया जाता था, प्रेफरेंस दिया जाता था। कौशल प्रभावशाली ब्राह्मण और सेठियों को पारितोषिक के तौर पर राजस्व वाले ग्राम दिए जाते थे। बोल रहा है कि हमें पता लगता है कि जो प्रभावशाली ब्राह्मण और सेठी मतलब जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें गांव दिए जाते थे। ये मैंने पहले भी बोल रखा है कि ब्राह्मणों को गांव दिया जाएगा, व्यापारियों को गांव दिया जाएगा। ऐसे दान में दान ग्राहकों को केवल राजस्व वसूलने का, यानी जो वहां से आपको उत्पादन मिलेगा ना आप उसको ही ले सकते हो, लेकिन आप वहां का शासन नहीं कर सकते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे हम चेंज देखेंगे जब ना केवल इनको उस क्षेत्र का राजस्व वसूलने बल्कि शासन करने का भी अधिकार होगा। राजस्व क्या था कि राजा ने ये क्षेत्र दान में दे दिया किसी ब्राह्मण को या किसी व्यापारी को, ठीक है। तो अब वहां पर जो लोग को ये लगाएंगे
दास को या कृषि मजदूरों को, वो लोग उत्पादन का एक हिस्सा इन्हें देंगे। तो उत्पादन का हिस्सा राजा के पास नहीं जाएगा बल्कि ब्राह्मण के पास में या वणिकों के पास जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ये जो जमीनें दी जाती थी ना इनको, अधिकारियों को, ये जमीनें जो होती थी इस पर केवल, चाहे ब्राह्मण हो, पुरोहित अलग अलग पद में काम कर रहे हैं, उनको जमीनें जो दी जा रही है ना, वो जमीनों पर केवल रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे कि वहां पर किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, लॉ एंड ऑर्डर देखना, ये सब काम उनका नहीं था। ग्रामांचल का प्रशासन, गांव के स्तर पर जो प्रशासन था वो कौन देखा करता था? गांव के मुखिया के हाथ में रहता था। यानी कि इस समय ग्राउंड लेवल पर या फिर पावर का हमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है। गांव के स्तर पर गांव का ही मुखिया प्रशासन कर रहा है, वह ग्रामीणी कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टर्म्स आएंगे ना ऐसे ऐसे वाले, इसको स्टार बना लेना, याद रखना कि इस समय गांव का प्रशासन ग्रामीणी कर रहा है। अब आगे देखेंगे मॉडर्न्स में, वहां गांव का प्रशासन जो कर रहा है उसको क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा चेंज समझना होगा। गांव का मुखिया विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, ग्राम भोजक, ग्रामणी, ग्रामिक, कोई भी नाम इनके लिए यूज किया जाता था। जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वह ग्राम वासियों पर कर निर्धारित करता था और वसूलता था, और अपने इलाके में शांति सुव्यवस्था, यानी जो ग्रामीणी होता था ना, इसके दोनों काम दे रखे थे, टैक्स रेवेन्यू वाला भी, और क्या बोलते हैं, सिविल क्रिमिनल, दोनों चार्ज दे रखा था कि भाई वहां से रेवेन्यू भी वसूलो और वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करो, दोनों आपको ही करना है। ग्राउंड लेवल पर इतनी पावर थी किसके? गांव के मुखिया के पास में। नेक्स्ट, सेना और कराधान। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम महाजनपद टाइम पीरियड की, तो यहाँ पर बोला है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, बहुत अच्छे से आपने जान लिया कि मुखिया मेन हेड होता था, राजा, उसी के पास पावर थी। हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे मगध के हमें राजा दिखाई दे रहे हैं। राजा की हेल्प करने के लिए प्रॉपर हमें महामात्र दिखाई देते हैं, अलग अलग काम जिनके होते थे, मंत्री हो गए, सेना नायक हो गए, क्या बोलते हैं, न्यायाधिकारी हो गए, अलग अलग काम उनको दिया जाता था। ठीक है, उनके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, वर्षकार का हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से वो राजा की मदद करते थे। बोल रहे हैं कि ये जो अधिकारी होते थे जनरली पुरोहित अपॉइंट किए जाते थे, मतलब ब्राह्मण्स को अपॉइंट किया जाता था। इन्हें भूमि दी जाती थी, मतलब एज अ सैलरी भी बोल सकते हैं हम, और उस भूमि पर केवल ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, ना कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? उन गाँव के जो मुखिया होते थे, जिनको ग्रामीणी कहते थे, वो वहां पर टैक्स भी इंपोज करते थे, कितना टैक्स लगेगा, और वही वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे। तो ये प्रशासनिक ढांचा था 600 बीसी के आसपास, बहुत जटिल नहीं था, सिंपल था। आगे हम देखेंगे बड़े लेवल पर कैसे प्रशासन होगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटे महाजनपद थे, ये कोई एम्पायर नहीं है, छोटा महाजनपद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेना और कराधान। बोल रहा है कि इस समय 600 बीसी के आसपास हमें किस तरीके से प्रॉपर आर्मी का स्ट्रक्चर या टैक्सेशन सिस्टम दिखाई देता है। तो राज्य की शक्ति में वास्तविक वृद्धि का संकेत इस बात से मिलता था कि उसकी पेशेवर या वैतनिक सेना कितनी बड़ी है। मतलब कोई राजा कितना पावरफुल है वो किससे पता लगेगा? उसके पास कितनी बड़ी सेना है, और वैतनिक सेना कितनी बड़ी है। पेशेवर और वैतनिक मतलब कितनी स्किल्ड है, और कितना ज्यादा उसको सैलरी वगैरह, सैलरी के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, देखो वैतनिक सेना यहाँ पर क्या मतलब है? वैतनिक सेना का मतलब ये नहीं कि कितना रुपया, वैतनिक का मतलब है कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, यानी आपने उसको प्रॉपर रख लिया है वेतन पे, आपके लिए काम करेगी। तो ऐसी बड़ी आर्मी कैसी है, स्किल्ड आर्मी कितनी बड़ी है आपके पास में, उस पर डिपेंड करता है कोई राजा कितना पावरफुल है। ये तब नहीं है तो आज भी डिपेंड करता है ना। आज भी हम किसी देश की पावर को कैसे देखते हैं कि भाई उसकी जो आर्मी है कितनी पावरफुल है, उसकी जो स्ट्रेटेजिकली पावर है, हम देखते हैं कि कैसे वेपन्स है उसके पास में, किस तरीके के मिसाइल्स हैं, नंबर्स उसके कितने हैं, इस बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। आज भी देखा जाता है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि किसी राज्य की शक्ति कितनी ज्यादा है वो इन बेसिस पे जज होता था। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी कैसी है? अश्व चालित रथ का महत्व उत्तर पूर्वी ही नहीं, उत्तर पश्चिमी भारत में भी घटता जा रहा था। वही भारी संख्या में हाथी वाला जो हाथियों का महत्व बढ़ते जा रहा था। बेसिकली हम देखते हैं कि जो आर्यंस थे वो अपने साथ घोड़े और रथ का महत्व लेकर आए थे, लेकिन बाद में हमें पता लगता है रथ का महत्व कब घटेगा? जब ये जो मगध के राजा है ना वो हाथियों का यूज चालू कर देंगे। अब हाथी कितना बड़ा, तो वहां से अलग ही लेवल पर हमें दिखाई देता है कि युद्ध में हाथी चलेंगे, भगदड़ मचा देते थे, कुचल के रख देते थे, पूरा वहां से प्रॉपर मैनेजमेंट होता था, तीर धनुष लेकर वॉर लड़े। तो बेसिकली हाथी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, रथों का महत्व घटा। ना केवल इस क्षेत्र में बोल रहे हैं, यहां पर भी रथों का महत्व घट गया जहां पर हाथी है नहीं। ठीक है,
भारी स्थायी सेना का भरण पोषण राज्य कोष से करना होता था तथा राजस्व प्रणाली ठोस नींव पर खड़ी थी। अब हमें पता लगता है इस टाइम पीरियड में कि प्रॉपर सेना रखी जाने लगी, रथों का महत्व घट जाएगा, हाथी का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। और जो सेना थी उसको प्रॉपरली परमानेंट वेतन दिया जाता था। और वो वेतन कहाँ से आ रहा है? जो आपने परमानेंट टैक्स सिस्टम इम्पोज कर दिया। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका था। स्थायी सेना, स्थायी कर और सेना में हाथियों का महत्व। योद्धा और पुरोहित अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण करों से मुक्त होते थे और कर का सारा बोझ किसानों के सिर पर था, जिनमें वैश्य या गृहपति होते थे। गृहपति कौन थे? जो बड़े धनी वैश्य होते थे वो गृहपति कहे जाने लगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी करा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो हम बहुत पहले पढ़ के आ चुके थे वैदिक टाइम पीरियड में ही, कि ये जो 4 वर्ण हमें दिखाई देते हैं इसमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय इन ये टैक्स पेयर नहीं थे, ठीक है। कौन आ जाते हैं? वैश्य। वैश्य टैक्स पेयर थे। सारा इकोनॉमी का पिलर इन्हीं पर बेस्ड था। इसी वजह से वैश्यों को प्रॉब्लम था कि जब पूरा टैक्स हम पे कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी हम पर बेस्ड है, उसके बाद भी हमको क्यों समाज में इक्वल स्टेटस इनके बराबर नहीं मिल पा रहा है। और ये फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म की तरफ मूव कर पाएंगे। और शूद्रों का क्या स्टेटस था? तो आपको कर दिया था कि आप इन तीनों वर्णों को क्या देंगे? अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो यही ढांचा आगे कंटिन्यू हुआ। बोल रहे कि ये तो टैक्स पे नहीं करते थे, उनसे मुक्त थे, लेकिन जो वैश्य थे ना वही मेन करदाता थे और उनको ही पूरा कर देना होता था। और जनरली वैसे कृषक हुआ करते थे और बड़े जो धनी वैश्य होते थे उनको गृहपति कहा जाता था, वो लोग टैक्स देते थे। पूर्वोत्तर भारत में कर धान के रूप में चुकाया जाता था तथा इन करों के अतिरिक्त किसानों को राजा के काम में बिगार भी देना पड़ता था। बोल रहे जो वैश्य थे वो कैसे टैक्स पे करते थे? तो बोल रहे ये वाला जो क्षेत्र था जहां प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम ला दिया गया था, जनरली हम देखते हैं कि टैक्स अनाज के रूप में ही देते थे। जैसे मैंने बोला कि उपज का 1/6 हिस्सा इनको देना होता था टैक्स के रूप में, ठीक है। तो अनाज के रूप में ये टैक्स पे करते थे। इसके अलावा भी किसान है उनको बेगार देना होता था। बेगार बेसिकली पता है क्या होता है? कि बिना पैसे के किसी के लिए काम करना, उसको बेगारी कहते हैं। ओके, वैल्यूज के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, हर जगह बेगारी नहीं बोलेंगे इसे हम। कभी कभी हम वैल्यूज के लिए एथिकल भी हम ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेगारी का मतलब ये था कि आपको किसान को बांधा जाता था कि इतने दिन जाके राजा को फ्री में सर्विस देनी होगी। अब किसान फ्री में सर्विस क्या देगा? जो राज्य की भूमि थी उसमें जाके उसको खेती करवा लिया जाएगा या कुछ और काम करवा लिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो वैश्य होते थे ये टैक्स कैसे पे करते थे? अपनी सर्विस भी देते थे, क्या बोलते हैं, बेगारी के रूप में, और मतलब बिना पैसे लिए। और दूसरा टोटल जो उपज होता था उसका एक हिस्सा देते थे। शिल्पी के लिए भी एक दिन बांधा गया था। जो शिल्पी थे वो महीने में एक दिन जाके राजा के लिए फ्री शिल्प का काम करते थे। अगर मानो 100 शिल्पी हैं तो जाके फ्री 100 एक एक दिन काम करेंगे तो राजा का डेली शिल्प वाला काम चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह व्यापारी जो होते थे, बिक्री पर चुंगी से भी कर वसूला जाता था। जो व्यापारी होते थे जितना भी सामान बेचते थे उस पे चुंगी लिया जाता था। वहां से व्यापारी से टैक्स वसूल रहे। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्रॉपर सेना रखी जा रही थी। सेना के लिए प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम लाया गया था। टैक्सेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रॉपर बता रहा है कि कैसे टैक्स लिया जा रहा है। तो धान के रूप में, अनाज के रूप में, या फिर बेगारी के रूप में, या शिल्पियों से उनका काम कराकर, व्यापारियों से चुंगी पर, बिक्री पर चुंगी लगाकर अलग अलग तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है, ठीक है। सभा और समितियों को समाप्त कर दिया गया। वैदिक टाइम पीरियड में क्या चल रहा था? सभा और समिति। अर्ली वैदिक पीरियड में चल रहा था, लेटर वैदिक पीरियड में उसका कमजोर हो जाता। सभा समिति मतलब कि जो प्रॉपर राज्य के लोग हैं वो डिसीजन ले रहे हैं कि राजा को क्या करना है। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में क्योंकि कबीलाई समाज था 50 से 100 लोगों का, उनका महत्व ज्यादा था, ठीक है। और कबीला मूव करता था तो कबीले की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। तो वो लोग आपस में डिसीजन लेकर फिर राजा को निर्देश देते थे तुमको क्या करना है। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में क्योंकि सेटल हो गए तो राज्य का महत्व बढ़ा, सभा समिति वीक हुई थोड़ी सी, राजा का स्टेटस बढ़ा, पुरोहित ने उसमें सपोर्ट भी किया। लेकिन आगे चल के 600 बीसी के बाद तो निपट जाएगी सभा समिति। और एक उसका रीजन भी है। देखो एक चीज और सुनो, आज हमारे देश में इलेक्शन जो होता है, जो हमारे देश में जनरली इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो किस तरीके का इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है ना, डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारे पीएम भी हैं वो भी क्या व्यवस्था है? वो है आपका व्यवस्था मेजोरिटी बेस्ड। तो लोकसभा में जिसको मेजोरिटी, डायरेक्ट पीएम का इलेक्शन तो कुछ होता नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, वहां से जिसको मेजोरिटी मिलती है वो वाला स्ट्रक्चर हमारे वहां पर दिखाया जाता है। और फिर आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा लोकसभा में,
में लोकसभा ने बताया कि हमको ये पसंद है, मतलब आपने तो नहीं बताया ना, आपने तो केवल लोकसभा में अपने पसंद के व्यक्ति को भेज दिया। अब उसने बताया हमारे पसंद का व्यक्ति इस पार्टी, ये पार्टी जो हमारी है इसका ये व्यक्ति पसंदीदा है, उसको एज अ पीएम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देंगे। अब आपको इसमें समझ में आ रहा है डायरेक्ट आपका क्या रोल है? आपका डायरेक्ट रोल नहीं है। क्यों आपका डायरेक्ट रोल खत्म हो गया है? क्योंकि 1.25 अरब से ज्यादा भारत की आबादी है, ठीक है। अब यहाँ पे हर व्यक्ति से अगर पूछा जाएगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इस पॉसिबिलिटी को अच्छा करने के लिए क्या कि लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए और हमारे लिए प्रॉब्लम भी ना हो, तो हमने चीजों को संकीर्ण करने की कोशिश की कि भाई किसी क्षेत्र में 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ लोग बता दें कि हम किसे पसंद करते हैं। तो हम मानकर चल रहे कि ये जो व्यक्ति है ना, ये 1 करोड़ लोगों की मानसिकता को लेकर आया है। इसी तरह कहीं 2 करोड़ लोग हैं, उनसे पूछा जाएगा आप अपने पसंद के व्यक्ति को, तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव बन के, उनका प्रतिनिधि बन के आगे बता रहा हमारा कौन सा पसंद है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है ना, तो डायरेक्ट लोगों का रोल खत्म होने लग जाता है। ऐसा ही हमें दिखाई दिया क्योंकि अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक पॉपुलेशन इतना नहीं था। अभी हमने देखा जब द्वितीय नगरीकरण चालू होता है बुद्ध काल में, तो पॉपुलेशन एकदम से ब्लास्ट होगा, पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो इतने बड़े लेवल पर ग्राउंड लेवल की जो सभा समितियां हैं उनको एग्जिस्ट कराना, उनसे पूरी सहमति लेना। सभा समिति में आम ही लोग होते थे, अब उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई अब इतने सारे लोग हैं, रजामंदी ही नहीं होगी। तो धीरे धीरे सभा और समिति को समाप्त कर दिया गया इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सभा समितियां कबायली संगठन थी, कबायली संगठन जहां पर कम लोग होते थे। ओके, अतः जैसे जैसे कबीले विघटित होते गए, वर्ण व्यवस्था में आ गए, इस वर्ण अपनी अपनी पहचान खोते गए और ये संगठन धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। साथ ही जनसभाएं छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती हैं, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों के अगर ग्रुप है या राज्य है, वहां पर तो ऐसी सभाएं कंडक्ट कराई जा सकती है। अब सैकड़ों लोगों की सभाएं अगर कंडक्ट कराया जाए किसी डिसीजन के लिए, तो वहां पर तो मारा पीटी हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि जनसभाएं छोटे राज्यों में सफल हो पाती हैं, लेकिन मगध जैसे बड़े बड़े राज्यों के उदित होने के बाद ऐसी बड़ी जनसभाएं आयोजित कराना संभव नहीं रखा। लेकिन इसकी जगह हमें एक नया स्ट्रक्चर दिखाई देता है 600 बीसी के आसपास, जिसे आप क्या बोलते हैं? परिषद बोलते हैं। परिषद क्या थी? एक छोटी समिति थी। परिषद भी एक स्ट्रक्चर ही था, लेकिन वो परिषद केवल ब्राह्मण्स का था, मतलब ब्राह्मणों का ग्रुप था, छोटा सा परिषद हुआ करता था जो ये काम करने लग गया। जो पहले सभा समिति करा करती थी उस लेवल पर तो नहीं, लेकिन छोटे लेवल पर वही काम करेगा। तो आप बोल सकते हो कि सभा समिति जैसे हम लोग हो गए, उसके स्ट्रक्चर को खत्म करके पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर लाया गया जो वही काम करेगी एक तरह से डिस्कशन का। खैर पार्लियामेंट से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। तो छोटी समितियां लाई जाएंगी और वो छोटी समितियां कुछ लोगों तक सीमित रह जाएंगी, ठीक है। तो ये हमें दिखाई देता है इस समय। आगे बढ़ जाते हैं, गणतांत्रिक प्रयोग। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है गणतांत्रिक प्रयोग में कि गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में रही या फिर हिमालय की तराई में हमें दिखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में गणतांत्रिक व्यवस्था, एक अगर मैं आज के सेंस में बोलूं तो कोई भी स्टेट को आप रिपब्लिक स्टेट कब बोलते हैं, या किसी भी कंट्री को आप गणतांत्रिक राज्य कब बोलते हैं? ऐसा कोई भी देश जिस देश का हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत ना चले, उसको बोलते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था। जैसे भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे देश का सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वंशानुगत होते हैं? ऐसा है कि अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं उनके ही वंश परंपरा के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे? नहीं। इंडिया में क्या सिस्टम है कि हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी हमने जिनको चुना है वो लोग उनको चुनते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है क्योंकि हमने जिनको चुनकर रखा है वही उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से चुना जाता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड है। तो कोई भी ऐसा देश जहां का सर्वोच्च पद वंश परंपरा पर भरा जाता है उसको बोलते हैं वो गणतांत्रिक नहीं है, और जहां पे वंश परंपरा पर नहीं भरा जाता है उसे बोला जाता है कि वो कैसा देश है? वो एक गणतांत्रिक देश है। जैसे भारत में वंश परंपरा पर नहीं भरा जाता है तो हमारा देश एक रिपब्लिक नेशन है, ठीक है। हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं ना 26 जनवरी को, इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने एग्जीक्यूट किया था और उससे 2 दिन पहले राजेंद्र प्रसाद को अपने राष्ट्रपति के
के रूप में शपथ दिला दी थी। तो गणतांत्रिक प्रयोग, तो ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था ये एंशिएंट टाइम पीरियड में हमारे देश में था, बिल्कुल था। लेकिन बोल रहे हैं गणतांत्रिक व्यवस्था हमें कहाँ दिखाई देती? गणतांत्रिक शासन पद्धति सिंधु घाटी में दिखी थी। अब सिंधु घाटी से पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, स्टोन एज था। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों गणतांत्रिक व्यवस्था बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी नगर थे, फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया सिटी का, पक्का कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक ग्रुप होगा ऊपर, या जिसने प्रॉपर वो टाउन को प्लान करके बनवाया होगा, ठीक है। लेकिन वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं था, वो कई लोगों का ग्रुप होता था, माना जाता था बड़े व्यापारी जो समूह होता था वो लोग ये काम करते थे। इसका मतलब है कि एक नहीं कई लोगों का ग्रुप, गणतांत्रिक व्यवस्था था, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हमें गणतांत्रिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में या हिमालय के तराइयों में ही दिखी है। गण राज्यों में वास्तविक सत्ता कबायली अल्पतंत्र के हाथों में होता था, यानी कि जो ग्रुप होते थे ना, जो सॉरी कबीला होता था, कुछ लोगों का जो कबीला होता था, उन्हीं में से कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनका ग्रुप जो होता था वो डिसीजन लेता था, उसको गणतांत्रिक व्यवस्था कहते थे। और इसमें इन्हीं के पास सारी पावर होती थी। शाक्यों और लिच्छवियों के गणराज्य में शासक वर्ग एक ही गोत्र और एक ही वर्ण का होता था। हमें ये गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ दिखाई देती? तो ये यहाँ पर आपको जो दिखाई देता ना, वज्जी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, यहाँ पर हमें शाक्य, लिच्छवी, इस तरह के कई सारे ग्रुप्स दिखाई देते हैं जो लोग मिलकर शासन कर रहे थे, उसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो हमें यहां पर भी दिखता है महाजनपद टाइम पीरियड में भी वैशाली के लिच्छवियों के सभागार में 7,707 राजा बैठते थे, ऐसा पता लगता है। अब सोचो कितने सारे राजा है, राजा इतने सारे होने का मतलब है कि लोग खुद डिसीजन एक तरीके से ले रहे हैं, इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी डिसीजन लेने में, ठीक है, या इतने सारे लोगों के पास पावर थी जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए, कोई एक नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे। मौर्योत्तर काल में मालवों और शूद्रकों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक ही नागरिकता सीमित थी, दासों और मजदूरों को इससे बाहर रखा गया था। तो बोल रहे हैं कि गणतांत्रिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखा, और अगर हम महाजनपद टाइम की बात करें तो हमें जो ये वज्जी वाला रीजन है, यहां पर हमें गणतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन इस गणतांत्रिक व्यवस्था में भी बोल रहा है कि किसको दूर रखा जा रहा है? जो दास हैं, जो मजदूर हैं, इन लोगों को दूर रखा जा रहा है इस गणतांत्रिक व्यवस्था से। ये जाके राजा नहीं बन जा रहे। क्लियर हो गया? सभी की समझ में आ गया? और ज्यादातर इसमें हमें कौन राजा बनते हुए दिखाई देते हैं? तो ब्राह्मण्स का ही इसमें डोमिनेंस दिखाई देता है। शाक्य लिच्छवियों का प्रशासन तंत्र सरल था। इसमें राजा, उपराजा, सेनापति, भंडारिक होते थे। अगर मैं मगध महाजनपद अगर मैं महाजनपद या बुद्ध काल के गणराज्य की बात करूं, तो बुद्ध काल में गणराज्य हमें कहां दिखाई दे रहा है? इस जगह पर, वज्जी वाले जगह पर। और वज्जी वाले जगह पर हमें कई सारे ऐसे समूह दिख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि गणराज्यों का क्या ढांचा था? अगर हम इस स्पेसिफिक गणराज्य की बात करें तो इसमें जनरली राजा होते थे, उपराजा होते थे, सेनापति होते थे, भंडारिक, इस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लिच्छवियों के गणराज्य में एक के ऊपर एक 7 न्यायपीठ भी हुआ करते थे, जो एक ही मसले की सुनवाई बारी बारी करते थे। मतलब एक ने बोल दिया ये इसका जजमेंट होगा, उसके बाद दूसरे ने बोला ये होगा, फिर तीसरे ने, एक के ऊपर एक इस तरह से 7 न्यायपीठ बने होते थे, ठीक है। भारत में गणतंत्र की परंपरा की प्राचीनता हमें बुद्ध के युग में देख पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बता रहा है कि अगर हम बेस देखें तो भारत में जो गणतांत्रिक स्ट्रक्चर आज हमें दिखाई दे रहा है, इसको आप थोड़ा बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये प्राचीनता कहाँ है। गणतांत्रिक व्यवस्था हम बुद्ध काल से कंपेयर कर पाते हैं, यहाँ से हम कंपेयर कर पाते हैं। ओके, सभी की समझ में आ गया? मतलब उसका बीज, हालांकि ये वाला ढांचा नहीं है, लेकिन हाँ जो गणतंत्र वाला सिस्टम है ना, वो उसकी प्राचीनता हमें यहाँ से दिखाई देती है। आई होप यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है? राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदार एकमात्र राजा होता था। हमें पता लगता है कि जब हमारा राजतंत्र स्टार्ट होता है, गणतंत्र तो चल ही रहा था, मतलब ये जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड था 600 बीसी के आसपास, जहां वज्जी और भी कुछ ऐसे महाजनपद थे, गणराज्य वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वही बोल रहा है कि जहां जहां राजतंत्र था, राजतंत्र में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मगध की बात करें तो जितना भी राजस्व मिलता था, वो राजस्व किसके पास जाता था? केवल और केवल राजा उसका
हकदार माना जाता था। ओके, जबकि गणतंत्र में इसका दावेदार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 600 बीसी के आसपास हमारे भारत में जो 16 महाजनपद दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां तो राजतंत्र चल रहा था, यानी एक ही व्यक्ति शासक बन के बैठा हुआ था, और कुछ ऐसे भी हमें राज्य दिखाई देते हैं जहां पर गणतंत्र था, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों का समूह शासन कर रहा था। जहां राजतंत्र था, पूरे राज्य का राजस्व उस व्यक्ति के नाम पर जाता था, और जहां गणतंत्र था वहां पर जो राज्य का राजस्व था उसका बोल सकते हैं हम उत्तराधिकारी एक नहीं बल्कि जितने भी गणतंत्र के शासक थे वो सभी हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो राजतंत्र था 600 बीसी के आसपास, इसमें ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था। और क्यों ब्राह्मणों का प्रभाव था? क्योंकि ब्राह्मण किसी एक ही व्यक्ति का वर्चस्व साबित करने में लगे होते थे, और वो कौन होता था? राजा होता था। अब एक ही व्यक्ति है, उसको अपना प्रभाव दिखाना है, तो ब्राह्मण जो है अलग अलग वैदिक रिचुअल्स की सहायता से उसे प्रभावशाली, शक्तिशाली, कभी कभी भगवान के बराबर भी दिखा दिया करते थे। ओके, तो इसी वजह से ये राजा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पुरोहित ब्राह्मणों का प्रयोग करता था, और इसी वजह से राजतंत्र में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा हमें महत्व दिखाई देता है। तो यहां पर राइटर यही बोलता है कि राजतंत्र में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था, परंतु आरंभिक जो गण राज्य थे उसमें उनका कोई ऐसा विशेष स्थान हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर कोई एक व्यक्ति प्रभुत्वशाली नहीं है बल्कि व्यक्तियों का समूह शासन कर रहा है। ओके, तो वहां पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है ब्राह्मण्स का जितना कि राजतंत्र वाले महाजनपद राज्यों में हमें दिखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र की परंपरा मौर्य काल में कमजोर होने लगी तथा एक तांत्रिक राज्य कहीं अधिक मजबूत हुआ। अभी देखो आप क्या पढ़े हो? महाजनपद पढ़े हो। महाजनपद में हमने 16 महाजनपद पढ़े थे प्रीवियस हमारे जो लेक्चर्स हुए थे। फिर हमने पढ़ा था इन 16 महाजनपद में से एक जिसका नाम था मगध महाजनपद, ये किस तरह से एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, यानी एक साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो ये जो मगध जो साम्राज्य में परिवर्तित होता है, इस समय तक तो हमें भारत में छिटपुट गणराज्य दिखाई देते हैं, लेकिन आगे चलकर इसी मगध का शासक होता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से एम्पायर की नींव रखी थी? मौर्यन एम्पायर या मौर्य समाज की नींव रखी थी। और ये जो मौर्य समाज की नींव रखी गई थी, ये मौर्यन एम्पायर कैसा था? ये ऐसा था जहां पर पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही थी, यानी यहां पर पावर एक ही व्यक्ति के हाथों में पहुंच रही थी। तो बोल रहे कि जो छोटे मोटे गणराज्य या गणतांत्रिक व्यवस्था हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दिखाई देती है, बुद्ध काल में वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, और यहां पर तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है पावर डिसेंट्रलाइज, यानी पावर आम लोगों के पास कुछ हद तक थी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मौर्यंस के टाइम पीरियड में पावर पूरी तरह कैसी हो जाएगी? सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, एक व्यक्ति के ही हाथ में पहुंच जाएगी। तो बस यही मैं बताता है कि गणतंत्र की परंपरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मौर्य काल में जाकर कमजोर होने लगी, और वहां से हमें एक तांत्रिक या फिर बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है? सांसारिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था। ये हमारे चैप्टर का लास्ट का पेज है, इसमें कुछ बेसिक्स बताए हैं, इसको हम और देख लेते हैं। थोड़ी बहुत जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, वैसे यहां तक कि हमारा नगरीकरण ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अब यहां पर राइटर बोलता है भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। तो हमें जानना है कि ये जो इतना बड़ा राज्य था, उस राज्य में कई सारे लोग शासन कर रहे हैं, अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, कुछ ऐसे भी राज्य जहां पे कई सारे राजा एक साथ मिलकर रूल कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कोई कानूनी ढांचा होता था, या फिर कोई कानून बनाए जाते थे, या फिर कोई कानून की रक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था बनाई जाती थी, या फिर ऐसा था कि राजा का आदेश ही कानून होता था? तो यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं। राइटर बोल रहा है कि भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था आज हमारे देश के एक बहुत बड़ी विधि या जिसे बोलते हैं कानून, वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है हमारे देश का पूरा ढांचा, संविधान पर ही पूरी तरह से हमारे देश का पूरा एक बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है। ओके, सभी की समझ में आ गया। और फिर हम देखते हैं आज हमारे देश में एक पूरा जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया गया है। हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, फिर हाई कोर्ट्स हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो बेसिकली आज की जो आप न्यायिक व्यवस्था देखते हो या आज की जो आप विधि व्यवस्था देखते
देखते हो, भारत में सबसे पहले हमें कानूनी ढांचा या सबसे पहले हमें न्यायिक ढांचा कहां पर विकसित होते हुए दिखाई दिया? तो राइटर बोलता है कि भारत में सबसे पहले विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में, बुद्ध काल में होता हुआ दिखाई देता है। पहले कबायली कानून चलते थे, यानी कि बुद्ध काल के पहले वाला जो समय था 600 बीसी के पहले, वो तो आपको पता था वैदिक काल था। और वैदिक समाज कैसा था? कबायली समाज ही हमें दिखाई देता है। तो पहले कबायली कानून चलते थे, यानी जो कबीलों के अपने लोकल लॉज होते थे, जो वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते थे। बेसिकली वो बोल सकते हैं कि एक परंपरा होती थी। तो जो कबायली परंपरा थी वो चला करती थी, जिससे वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं था। लेकिन आगे जब 4 वर्ण आए, तो 4 वर्ण आने के बाद से हमें दिखाई देता है कि धर्म सूत्र में हर एक वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय किए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ बना। दीवानी और फौजदारी मामले राजा के प्रतिनिधियों के द्वारा देखे जाते थे। तो 600 बीसी या बुद्ध काल के पहले तो कबायली समाज था। इवन अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में तो आपको पता है कि कैसे वो पशुचारक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करते हुए दिखाई देते हैं। लेटर वैदिक में परमानेंट सेटल हुए, लेकिन फिर भी कबायली समाज ही अभी हमें दिखाई देता है। बहुत डेवलप स्टेज हमें नहीं दिखता है, छोटे छोटे जनपद बनते हुए दिखते हैं। लेकिन बुद्ध काल के आसपास हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था मजबूत होते जा रही है, वर्ण व्यवस्था तो अर्ली वैदिक में आ चुकी थी, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में बाय बर्थ हुआ और फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में क्या आने लग गई? जटिलता आने लग गई, जब सामाजिक भेदभाव उसमें सम्मिलित किए गए। और राइटर यहां पर यही बोलता है कि वर्ण व्यवस्था जब मजबूत हुई, 4 वर्ण आए, तो चारों वर्णों के लिए अलग से नियम बनाए गए कि तुम इस वर्ण के हो, तुम्हें इन नियमों को फॉलो करना होगा, तुम इसके हो, तुम्हें इन नियमों को फॉलो करना होगा। और क्योंकि वर्ण व्यवस्था सामाजिक मान सम्मान को भी निर्धारित करने लगी, यानी अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो समाज में आपका अच्छा स्टेटस होगा, वैश्य है तो नॉर्मल होगा, और शूद्र है तो आपको निम्न दर्जा दिया जाएगा समाज में। तो क्योंकि इनका स्टेटस भी हमने यहां पर डिसाइड कर दिया था वर्ण के आधार पर, तो अब जो लॉज भी बनेंगे वो भी इनके स्टेटस के हिसाब से। यानी अगर आप ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं तो आपने कोई क्राइम भी किया तो क्रिमिनल लॉज ऐसे थे कि आपको छोटी मोटी सजा देके छोड़ दिया जाता था। लेकिन वहीं अगर आप शूद्र वर्ण में पैदा हुए और आपने एक छोटा सा भी क्राइम किया है तो ऐसी सिचुएशन में आपको मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। यानी कि लॉज तो बनने चालू हुए, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ किस पर आधारित थे? आपका वर्ण क्या होने वाला है ये डिसाइड करने वाले थे। आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, आपका कैसा लाइफस्टाइल होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इवन आज की भी अगर मैं बात करूं, इंडियन सोसाइटी के आज के समाज में जहां हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से देश को चलाया जा रहा है, इतने सारे लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आप जाओ आंतरिक तौर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़े लेवल पर हमें दिखाई देता है कुछ कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड जो रीजन है, वहां पर हमें पता लगता है कि इवन मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई जिसे आप वर्ण व्यवस्था में बोलते हैं कि ये उच्च वर्ण है या निम्न वर्ण है, तो हमें पता लगता है कि एक वर्ण के लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया, और क्योंकि उसे माना जा रहा था कि समाज में ये उच्च वर्ण का है और लड़की को निम्न वर्ण का माना गया कि भाई आप इस वर्ण से संबंध रखते हैं, उस लड़के को पंचायत ने क्या सजा दी कि पूरे गांव को तुम्हें भोज खिलाना पड़ेगा, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, 10 बार उठक बैठक लगाओ, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। आप समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली ये जो इस तरीके का ढांचा था ना, ये वही वाले समाज से चला आ रहा। वर्ण व्यवस्था आई, फिर वर्ण व्यवस्था आई तो जटिलता आई, अलग अलग कानून बनाए गए वर्ण के आधार पे, और ना केवल कानून बनाए गए, कानून में भेदभाव भी सम्मिलित किया गया कि इस वर्ण के हो तो इस तरह के आपके लिए सिविल लॉज होंगे या इस तरह के क्रिमिनल लॉज होंगे। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे जो लॉ होते थे, कानून होते थे उस समय बुद्ध काल में, ये कौन देखता था? तो राजा तो प्रॉपरली देख नहीं सकता, इतना टाइम होता नहीं था, तो राजा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो उनके प्रतिनिधि होते थे, क्योंकि राजतंत्र आ चुका है, पूरा का पूरा प्रशासन जो है वहां पर अलग अलग हमें अधिकारी बैठते हुए दिखाई दे रहे, तो इसी तरह के जो अधिकारी थे वो लोग राजा के रिप्रेजेंटेटिव बन के मामले को देखा करते थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जो वर्ण जितना ऊंचा था व्यवहार और दंड विधि में, उससे उतनी ही उच्च कोटि की नैतिक आचरण की अपेक्षा की गई। बोल रहे कि यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप उच्च वर्ण के हैं तो आपसे माना जाएगा कि आप अच्छा व्यवहार, उच्च व्यवहार करेंगे। ठीक है, इस तरीके का वहां पर मानदंड हमें निर्धारित होते हुए दिखाई दे रहा है वर्ण के आधार पे कि आप
का समाज में एक, आज भी मैंने इवन देखा है, देखो इसको कोई पर्सनली मत लेना, आज भी आप सोसाइटी में बाहर निकलिए, फैमिलीज का डिस्कशन देखिए या इन जनरल डिस्कशन देखिए कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है और पूछा जाएगा भाई ये कौन सी जाति का, अच्छा ये इस जाति का है इसीलिए इसने ऐसा किया, ओके अच्छा ये इस जाति का, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने मान लिया है कि उच्च वर्ण वाले का हमेशा आचरण उच्च रहेगा, क्योंकि आप निम्न वर्ण में पैदा हो चुके, जो समाज ने डिसाइड किया कि ये निम्न वर्ण है, तो ऑटोमेटिक आपका बुद्धि वैसा ही रहेगा। ये आज भी हमारे समाज में दिखाई देता है, लेकिन जो कानून उस समय के बने थे वो इसी आधार पर बनते हुए दिखाई देते हैं कि उच्च वर्ण के तो आपको और अच्छा बड़ा आचरण दिखाना पड़ेगा, व्यवहार आपका वैसा ही होना चाहिए, मतलब अच्छे नैतिक आचरण, अच्छे वैल्यूज की अपेक्षा की गई थी, ठीक है। वही शूद्रों पर हर प्रकार की अपात्रता लाद दी गई। यहां पर जो लॉज आएंगे वो क्या करेंगे, जो शूद्र या चतुर्थ वर्ण जिसे बोला जा रहा है उस वर्ण पे बहुत सारे यहाँ पे अपात्रता लाद देंगे कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे नई नई चीजें ला दी जाएंगी कि आप इस वर्ण में पैदा हुए, बाय बर्थ आपका ये वर्ण डिसाइड हुआ है, तो आप ऐसा ऐसा काम नहीं कर सकते, समाज में आपको ये स्टेटस नहीं मिल सकता। और धीरे धीरे छुआछूत भी इसी समय इंट्रोड्यूस्ड होगा, जहां पर अस्पृश्यता के तहत ऐसी बातें बोली जाएंगी कि भाई अब आप सामाजिक कुएं का यूज नहीं कर सकते, तालाब का प्रयोग नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, हमारे बच्चों के साथ स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, इवन आगे चलकर इतनी जटिल हो जाएगी संरचना कि हम जिस रास्ते से जाएंगे आप उस रास्ते से भी नहीं जा सकते, आपकी परछाई भी नहीं पड़ सकती, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस तक चलता है। लेकिन बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वहां से धीरे धीरे हमें भारतीय समाज में सुधार होते हुए दिखाई देता है इन वर्ण की स्थिति। तो यहां से शूद्रों पर अलग अलग प्रकार की अपात्रता लाद दी गई, उन्हें धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया कि वैसे तो ये जो सिविल लॉज है ये है, लेकिन क्योंकि तुम शूद्र हो तुम्हारे लिए ये कानून नहीं है, तुम्हें नहीं ये बराबरी मिलेगी, ओके। और इसी तरह से उन्हें धार्मिक जो अधिकार थे उनसे भी वंचित किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जनेऊ नहीं धारण कर सकते, आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें यहां से ला दी जाएंगी, ठीक है। वे समाज के सबसे निचले दर्जे में रखे गए तथा उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। यदि वे ब्राह्मणों और अन्य वर्णों के प्रति अपराध करते थे तो उन्हें दंड भी काफी कठोर दिया जाता था कंपेरेटिवली, अगर कोई क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण सेम क्राइम करे तो उसका पनिशमेंट ना बराबर मिलता था, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे समाज में कानूनी ढांचा विकसित हो रहा है, लेकिन ये कानूनी ढांचा आज का जो न्यूट्रल टाइप का है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी की बात करता है, वैसा वाला ढांचा नहीं था। लेकिन हाँ, कानून का जो एक नींव है वो यहाँ से पढ़ना चालू हो जाएगा और जो पूरी तरह से वर्ण आधारित हमें दिखाई देता है, ओके। यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है उच्च वर्णों द्वारा शूद्रों के संपर्क से परहेज। अब धीरे धीरे और जटिलता ला दी जाएंगी कि भाई अब आप शूद्र हो, पहले छुआछूत नहीं था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, लेकिन बुद्ध काल में धीरे धीरे छुआछूत भी इंट्रोड्यूस्ड होगा और बोला जाएगा कि शूद्र जो है उनसे अब संपर्क नहीं, मतलब उनका छुआ खाना नहीं, उनके साथ बैठना नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनका छुआ खाना नहीं खा सकते, ऊंचे पद पर उन्हें नहीं बिठाया जा सकता, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करने की परंपरा यहां से स्थापित की गई और वो इतनी जटिल हो गई, मैं आज भी बोलूंगी ग्राउंड लेवल पर इंडियन सोसाइटी में ये चीजें एग्जिस्ट करती है। अभी आगे आने वाली 2-3 जनरेशन में जाके कहीं जो माइंड है वो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज अभी भी कहीं ना कहीं समाज में ये व्यवस्था हमें दिखाई देती है। हालांकि आर्टिकल 17 और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से चीजें न्यूट्रल हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा भी अलग अलग तरह की स्कीम्स लाई जा रही हैं जिससे कि जो शूद्र कैटेगरी में लोग आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हम पुश कर सके और वो समाज में इक्वल स्टेटस प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी रियलिटी में जो एक होता है दिमाग से ही हट जाए ये चीज, वो आने में थोड़ा सा समय और लगेगा, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध स्थापित ना करना, शूद्रों से संपर्क ना करना, उनका छुआ हुआ खाना ना खाना, ये कब इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है? ये इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है बुद्ध काल में, जो नई कानूनी व्यवस्था आ रही है। जैन और बौद्ध संप्रदायों से भी शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं सुधरी। देखो बुद्धिज्म का जब ओरिजिन हुआ, जैनिज्म का जो ओरिजिन हुआ, नो डाउट काफी सारे जो है शूद्र इस तरफ अट्रैक्ट हुए, वैश्य इस तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इसे ज्वाइन किया, इसको फॉलो किया।
किया, लेकिन फिर भी बहुत ये उनके स्टेटस को सुधारने में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आपने उनको तो इक्वल स्टेटस दे दिया। अपने जानने में स्थिति कब सुधरेगी, जब औरों की नजरों में उनको इक्वल स्टेटस मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोल दिया कि आप हमारे पास आइए, हम अपने घर में आपको बराबर का दर्जा देंगे, ठीक है, हम आपका छुआ हुआ खाएंगे, हम आपके यहाँ वैवाहिक संबंध बनाएंगे, लेकिन एक आप ही तो समाज नहीं है। वापस से जब शूद्र कैटेगरी के जो वर्ण के लोग हैं वह बाहर निकले तो देखे कि 20 घर उनके लिए दरवाजा बंद करके खड़ा है। तो भले बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इनको जगह दिया, लेकिन वो समाज में उनको वो स्टेटस नहीं दिला पाए, यानी समाज अभी भी उनको उसी नजर से देख रहा था। तो बुद्धिज्म जैनिज्म के आने के बाद भी शूद्रों की स्थिति सुधरी नहीं, बल्कि और बिगड़ती ही जाएगी। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई अब इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है, ठीक है। सभी के समझ में आ गया? तो बस यही था हमारा चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। पूरी की पूरी एक चैप्टर की समरी जो है यहाँ पर मैं आपको दे दूं। बेसिकली यहाँ पर यही बताया था कि द्वितीय नगरीकरण क्यों, क्योंकि पहले ऑलरेडी हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नगरीकरण क्यों हुआ वो हमने देखा, क्या रीजन था, कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो नगरों में कन्वर्ट हो रहे थे, वो सब हमने जाना। फिर हमने देखा कि मगधी एम्पायर में क्यों कन्वर्ट हुआ, वो सब स्टेटस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। थोड़ा सा समाज के बारे में जाना, थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना, किस तरह से छुआछूत इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है वो जाना। उस समय राजतंत्र के साथ गणतंत्र भी था। तो अगर आज मैं बोलूं भारत गणराज्य, तो हमारी गणतांत्रिक नींव बुद्ध काल से दिखाई देती है, ठीक है। आज मैं अगर बोलूं विधि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, तो उसकी नींव हमें बुद्ध काल से दिखाई देती है, ठीक है। आज मैं बात करूं करेंसी या कॉइन की, तो वो भी हमें कहां से दिखाई देती है, बुद्ध काल से ही किस तरह से करेंसी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। ओके, तो यहां से काफी चीजों का ओरिजिन हो रहा है जो इंडियन सोसाइटी में आज भी हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है, हालांकि उसका रूप परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कई बच्चे ऐसे कॉमेंट कर रहे हैं कि मैम क्वेश्चन भी कराइए, तो मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। तो आगे की हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें 1 बाय 1 मैं कुछ एमसीक्यूज लास्ट में जरूर ऐड कर दूंगी, ताकि हम उस पर डिस्कस कर सके, और कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैं एक एक बच्चे का कमेंट रीड करती हूँ, जो डाउट्स भी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।